न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन क्या होता है तथा इसने किस प्रकार एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को संभव बनाया है। विश्व में जो भी वैज्ञानिक नवाचार होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और इसलिए इस विषय वस्तु को पढ़ना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का यह लेक्चर राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर वर्ष 2023 के लिए नोबेल पुरस्कारों की श्रृंखला से संबंधित चौथा लेक्चर है, जो वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में दिए गए नोबेल पुरस्कार पर आधारित है। दोस्तों, आज का लेक्चर हम आरंभ करें उससे पहले पिछले लेक्चर की भांति मैं एक बार आपको पूरी स्लाइड्स एक बार दिखा देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये लेक्चर कितना समग्र होने वाला है और यह लेक्चर किस प्रकार आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इत्यादि में सहायक होगा। तो एक बार स्लाइड्स पर नजर डालते हैं और उसके बाद लेक्चर को हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं स्लाइड्स में क्या है। सबसे पहले तो मैंने नोबेल पुरस्कार के वेबसाइट से संबंधित ही यहां पर तस्वीर लगा दिए हैं और इन तस्वीरों को हम समग्रता से समझते हुए आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हम नोबेल पुरस्कार के बारे में संदर्भ देखेंगे। फिर मैं आपको कुछ प्रश्न लेक्चर की रूपरेखा बताऊंगा और लेक्चर की रूपरेखा चूंकि संक्षिप्त में मैंने यहां पे माइंड मैप के थ्रू आपको देने का प्रयास किया है, इसलिए मैं स्लाइड्स को पहले दिखा रहा हूं, क्योंकि सारी बातें जो मैं कवर करूंगा उसको रूपरेखा में बिंदुवार एक एक बिंदु कवर करना ठीक नहीं लगता। तो उसके बाद हम कुछ प्रश्न देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो पहले आए हुए हैं और मुख्य परीक्षा के भी उस प्रश्न को देखेंगे जो इससे संबंधित पहले आ चुका है। उसके बाद हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और मैं अभी सिर्फ आपको एक बार स्लाइड्स दिखा रहा हूं जिस पे आप नजर दौड़ा सकते हैं कि क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। हम इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे, देख सकते हैं आप। अब इसके आगे अगर हम जाएं तो देखिए ये न्यूक्लियोसाइड प्रतिरक्षा तंत्र भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ब्लड से क्योंकि एंटीबॉडी की जरूरत यहां पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत एंटीबॉडी की भी यहां बात करूंगा। और ऐसे करते हुए प्रतिरक्षा तंत्र, क्योंकि वैक्सीन का संबंध प्रतिरक्षा तंत्र से है, तो प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी थोड़ी बात होगी। प्रतिरक्षा के प्रकार होंगे कि प्रतिरक्षा के क्या क्या प्रकार हैं। फिर टीकाकरण, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन बनी है तो हम टीकाकरण पढ़ेंगे कि वैक्सीनेशन क्या है, और वैक्सीनेशन क्या है समझेंगे तो डेफिनेटली हमको समझना पड़ेगा कि वैक्सीन क्या है, टीका क्या है। तो उन बातों को भी मैंने यहां कवर किया है, देख सकते हैं आगे की स्लाइड्स में। वैक्सीन के प्रकार भी मैंने कवर किया है, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण में जो इस वर्ष के नोबेल विजेता हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्होंने अपना योगदान दिया है। तो आखिर में बाकी और भी वैक्सीन के प्रकार क्या होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो एमआरएनए केवल वैक्सीन की बात की है, तो हम थोड़ा बहुत उस पर भी चर्चा करेंगे और देखेंगे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वैक्सीन का प्रकार ये देख रहे हैं। उसके बाद हम एमआरएनए वैक्सीन के संभावित अनुप्रयोग क्या होंगे, क्या ये एक आदर्श टीका या एक आइडियल वैक्सीन की तरह आगे कुछ ऐसा काम कर सकती है कि इससे आइडियल टीके बन सकते हैं, आदर्श टीके बन सकते हैं, ऐसी भी कुछ बातें हम करेंगे। तो ये आज का हमारा स्लाइड रहेगा। स्लाइड्स आप देख चुके हैं, तो अब आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। जो एक एक बिंदु, जो भी आपको डाउट्स होगा, जो भी आपको अब तक ऐसी समस्याएं होंगी समझ में नहीं आ रही होंगी कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसमें न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, क्षार क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्षार क्या है, ऐसी सारी बातों पे एमआरएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन सारी बातों को हम एकदम समग्रता से और आसान सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले
फर्स्ट पेज पर आ जाते हैं जहां पर मैंने डायग्राम लगा रखा है। ये डायग्राम पहले ही मैं बताया कि सारे डायग्राम को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आगे की स्लाइड्स में। यहां सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये चीजें आप देख रहे होंगे, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो आज के बाद या इस लेक्चर के बाद आपको संपूर्णतः समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले बात है कि नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के लिए, हिंदी में शरीर क्रिया विज्ञान भी लिखते हैं, कई बार चिकित्सा भी लिखते हैं, और कई बार इसी को इंग्लिश में फिजियोलॉजी बोला जाता है। तो ये तीनों टर्म एक ही हैं। इसके लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से इन दोनों लोगों को मिला है। संयुक्त रूप, मैंने आपको बताया था कि नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भी दिया जा सकता है, और एक क्षेत्र में कितने लोगों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, ये पहले लेक्चर में जो नोबेल पुरस्कार की पृष्ठभूमि थी उस लेक्चर में मैंने कवर किया है। अगर आपको कोई डाउट हो वहां जाके देख सकते हैं। तो संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया है। कैटलीन कारिको जर्मनी की महिला विद्वान हैं, और ड्रू वीजमैन अमेरिकी विद्वान हैं। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। क्यों मिला है? जैसा कि लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन के लिए मिला है, जिसके कारण mRNA वैक्सीन का निर्माण हो पाया है। और mRNA वैक्सीन ने कोविड-19 के समय बहुत से लोगों की जान को बचाया है, तो इसलिए इनको मिला है। देखिए क्या लिखा है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2023 का पुरस्कार संयुक्त रूप से कैटलीन कारिको जो महिला हैं, ड्रू वीजमैन को न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन। अब यहां बहुत महत्वपूर्ण बात है, यही हमको यहां दिमाग में रखना है कि यह बात आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन क्या है देखेंगे अभी हम, के लिए दिया गया है, और इसके कारण ही mRNA वैक्सीन का निर्माण संभव हुआ था। तो यह संदर्भ है, इसलिए इन दोनों विद्वानों को वर्ष 2023 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब आते हैं, देखते हैं कि लेक्चर की रूपरेखा क्या है। क्योंकि मैं पहले ही आपको स्लाइड्स दिखा दिया हूं, तो मैं आपको पहले बताया था कि लेक्चर की रूपरेखा में हम लोग संक्षिप्त में बिंदु लिखेंगे और उनको विस्तार से समझेंगे। रूपरेखा में सबसे पहले हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जिससे कि आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, यह विषय वस्तु जो हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में ही पूछे जाते हैं। और इसलिए हम प्रीवियस ईयर के पिछले वर्षों के प्रश्न भी यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड्स हम नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेटली हमको न्यूक्लियोसाइड समझ में नहीं आएगा। न्यूक्लियोसाइड्स समझ में नहीं आएगा, और न्यूक्लियोसाइड समझ में नहीं आएगा तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स क्षार संशोधन के लिए ही तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमको न्यूक्लियोसाइड समझना है, और न्यूक्लियोसाइड्स तभी समझ में आएगा जब हमको न्यूक्लियोटाइड समझ में आ जाए। और घबराना नहीं है कि इतने जटिल वर्ड का यूज हो रहा है तो ये तो समझ में हमको नहीं आएगा। एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कहीं भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उसके बाद हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए क्या है। बीच में और भी विषय वस्तु इसको समझने के लिए आएंगे, तो उसको देखेंगे हम। आरएनए में ज्यादा फोकस हमारा रहेगा एमआरएनए पर, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण संभव हुआ है, तो हमारा फोकस एमआरएनए पे ज्यादा रहेगा। फिर हम प्रतिरक्षा के बारे में बात करेंगे, इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी को समझने के लिए, प्रतिरक्षा को समझने के लिए हमें रक्त के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी रक्त में बनेंगी, देखेंगे हम। एंटीजन देखेंगे क्या है, एंटीबॉडी क्या है देखेंगे। प्रतिरक्षा में हम देखेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, इस पर हम ज्यादा फोकस डालेंगे। बाकी कुछ और भी प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में या प्रतिरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे उसको समझने के लिए, लेकिन ज्यादा फोकस किस पर रहेगा, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र पर, और इसके प्रकार देखेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे कि टीकाकरण क्या है, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण हुआ है ना, एमआरएनए तो वैक्सीन है, तो हम टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही टीकाकरण की बात होगी तो मन में तुरंत प्रश्न उठ जाएगा कि आखिर में टीकाकरण अगर हम पढ़ रहे हैं तो टीका क्या है, वैक्सीन क्या है। तो हम देखेंगे कि वैक्सीन क्या है, और फिर वैक्सीन का वर्गीकरण भी देखेंगे, क्योंकि इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन के निर्माण को संभव बनाया है।
तो क्या इससे पहले भी वैक्सीन के प्रकार थे? इसलिए हम लोग थोड़ा वैक्सीन के प्रकार को भी देखेंगे। तो ये एक रूपरेखा हमने बना लिया। अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और पहले विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया और वर्ष 2022 मैंने लिखा है क्योंकि दोनों ही प्रश्न वैक्सीन ज्यादा न्यूज में कब थी? कोविड के कारण वर्ष 2022 में, इसलिए 21 में, 20 में कोविड के दौरान, और इसलिए 22 में इससे प्रश्न पूछा। प्रश्नों को हल अभी नहीं कराने वाला मैं, या आप खुद ही पूरा लेक्चर के बाद कर पाएंगे बहुत आसानी से, लेकिन प्रश्न लगा दिया हूं मैं, तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पढ़ेंगे हम बाद में, लास्ट में आके इसको हल भी करेंगे कि इस पढ़ाई के माध्यम से जो आज का लेक्चर है क्या हम इसको हल कर पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आया, ये प्रतिरक्षा तंत्र से आया है। देखिए, बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं को, आज के लेक्चर में बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं के बारे में भी हम समझ लेंगे, कवर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आया प्रीलिम्स में, मैं पढ़ने वाला नहीं, हाँ अंत में जरूर मैं आके इसको हल करा दूंगा एक बार, लेकिन पहले पढ़ लें उसके बाद। अभी पढ़ने का, इस प्रश्न को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। मुख्य परीक्षा 2022 में भी इससे प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया कि वैक्सीन के विकास के पीछे मूल सिद्धांत क्या है, यह भी हम थोड़ा समझेंगे आज। वैक्सीन कैसे काम करती है, कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाए गए थे। तो यह प्रश्न पूछा गया था, शायद 250 शब्दों में इसको लिखना था, मतलब 15 अंक का क्वेश्चन था। तो ये प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न हो गए, जिससे आपको क्लियर हो गया कि हाँ इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आज के लेक्चर की हम एक्चुअल शुरुआत करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, तभी तो हम न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन समझ पाएंगे, और उसके लिए न्यूक्लियोटाइड समझना है। तो हम एक फ्रेश पेज पर चलकर पहले ये बात समझ लेते हैं कि आखिर में ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ध्यान से समझिए कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड्स बोल देते हैं लोग, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये 3 चीजों से मिलकर बनेगा, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, और 3 चीजों का यहां पर हम केवल इस तरीके से नाम लेंगे कि हमको अपने एग्जाम, अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से बातें समझ में आ जाए। तो क्या क्या होता है, देखिए, एक तो होता है इसमें नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार रहेगा, और ये नाइट्रोजन क्षार जो रहेंगे ये क्या होते हैं, नाइट्रोजन क्षार में पूरा लिखूं, नाइट्रोजन युक्त क्षार रहेगा। और इस नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या क्या होते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त क्षार में आप देखेंगे 4 होते हैं, वैसे 5 बोलेंगे हम, कैसे देखिए, एक होता है क्या, एक होता है एडेनिन। मैं पीछे दिखाता रहूं तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि सारा लिखूं यहां पे। देखिए, एक क्या होता है, नाइट्रोजन जो क्षार होता है उसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, और इनको हम प्यूरिन बोलते हैं। इस डायग्राम को मैं भी समझाऊंगा आपको। और दूसरा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन टाइप का होता है। पिरिमिडीन में क्या होता है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ये 3 होते हैं पिरिमिडीन वाले। ये यूरेसिल जो होता है, अभी हम देखेंगे आरएनए और डीएनए को समझते समय ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर में ये यूरेसिल का मतलब क्या है। हम देखेंगे आरएनए में थाइमीन नहीं होगा, यूरेसिल होगा, तो भी समझेंगे हम। तो यहां आपने क्या समझ लिया, ये अगर आपने देख लिया तो फिर से हम उस पेज पर जाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या था। अब नाम मैं केवल शॉर्ट में लिख सकता हूं कि ये हो गया एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, उसके बाद क्या था, गुआनिन, और एक क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो नाम मैंने वहां पढ़ दिया, तो आपको शॉर्ट में यहां पे नाम बोल दिया कि ये नाइट्रोजन क्षार हो गए। नाइट्रोजन क्षार के बाद उसमें दूसरा चीज क्या रहता है, तो उसमें दूसरा चीज रहता है पेंटोज शर्करा। क्या होता है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज मतलब क्यों, 5 कार्बन उसमें होते हैं। कितने कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन, इसलिए उसका नाम होता है पेंटोज शर्करा। और पेंटोज शर्करा भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है राइबोज शर्करा, और एक होता है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ये 2 टाइप के होते हैं, इनमें दोनों में से कोई एक रहेगा, ध्यान रखेंगे।
अभी हम इस बात को समझ लेंगे, पहले समझिए कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में से कोई एक रहेगा। और उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है, तो फॉस्फेट या फॉस्फोरिक अम्ल होता है। इसको फॉस्फेट ग्रुप बोल देते हैं लोग कि फॉस्फेट समूह उपलब्ध रहेगा, बट एक्चुअल में वो क्या है, फॉस्फोरिक अम्ल। तो यहां फिर एक बार जो हमारा स्लाइड था वहां देख लीजिए कि क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल, सॉरी ये देखिए फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये तीन चीजें जब मिलती हैं तब जाके क्या बनता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फोरिक अम्ल रहेगा। अब अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करें, अच्छा इससे पहले एक बात और समझ लीजिए आप कि यहीं पर कहानी आती है डीएनए और आरएनए की, डीएनए और आरएनए की, डीएनए और आरएनए की, इसको भी हम अभी समझ लेंगे। पहले उससे एक बात समझ लीजिए कि अगर न्यूक्लियोसाइड बोलेगा, अगर वो बोलता है केवल न्यूक्लियोसाइड, तो मैं इसका नाम 1 देता हूं, इसका नाम 2 दे देता हूं, इसका नाम 3 दे देता हूं। तो यहां से आपको समझना है कि न्यूक्लियोसाइड्स मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड में ये तीनों चीजें नहीं रहेगा, और वो मैंने आपको अगर पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो इससे मिलेगा, और आपको मैं कोरिलेट कर देता हूं कि बात समझ में आती रहे। देखिए कि जो न्यूक्लियोसाइड रहेगा उस न्यूक्लियोसाइड में क्या है, केवल नाइट्रोजन। देखिए न्यूक्लियोसाइड तीर ऐसे जा रहा है कि ये दोनों मिलके, देखिए तीर गया यहां इसमें गया, मतलब ये दोनों मिलके क्या करते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में ये तीसरी वाली चीज नहीं रहती है, क्योंकि ये और ये मिलके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोसाइड को कौन बनाता है, तो ये और ये मिलके बनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए तीर मैंने ऊपर लगाया है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों मिलके ये बनाते हैं। इसको कौन बनाता है, ये दोनों मिलके बनाते हैं। ये दोनों मिलके ये बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तीर देखिए गया है। ये दोनों मिलके ये बनाते हैं, ये तीनों मिलके ये बनाते हैं। ये आपको डायग्राम यहां पे भली भांति समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर क्या हो जाएगा, अगर न्यूक्लियोसाइड की बात करेगा तो न्यूक्लियोसाइड में केवल 1 और 2 रहेगा। मैं यहां लिख दूं और पेन में बदल के लिख देता हूं, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। यहां पर देखिए मैं यहां पे कलर ले लेता हूं, कोई भी दूसरा कलर लेता हूं, यहां ब्लैक ले लिया मैं। और अब अगर हम देखें यहां पर, तो मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोसाइड, यहां मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। तो उसमें क्या रहेगा, केवल 1+2 रहेगा। और 1+2 मतलब क्या रहेगा, नाइट्रोजन क्षार रहेगा और पेंटोज शर्करा रहेगा। केवल 2 चीजें रहेंगी तो न्यूक्लियोसाइड है, और तीनों मिली रहेंगी तो न्यूक्लियोटाइड्स है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप एक बात और समझ लीजिए कि ये डीएनए और आरएनए की कहानी क्या है। डीएनए और आरएनए की कहानी क्या है। डीएनए पर हमारा बहुत फोकस आज है ही नहीं, आरएनए पर है, लेकिन समझ लेते हैं। अब जो डीएनए बनेगा इसमें क्या क्या रहता है समझिए। जो डीएनए बनता है इसमें फास्फोरिक अम्ल तो रहेगा, फास्फोरिक अम्ल इसमें रहेगा, और इसमें शर्करा भी रहेगा, पेंटोज शर्करा भी रहेगा, पेंटोज शर्करा भी रहेगा। लेकिन अभी देखेंगे कि कौन सा पेंटोज शर्करा यहां रहेगा। और इसमें नाइट्रोजन क्षार भी रहेगा, इसमें नाइट्रोजन क्षार भी रहेगा। लेकिन आरएनए में अगर हम जाएं तो आरएनए में भी क्या रहेगा, नाइट्रोजन क्षार रहेगा, नाइट्रोजन क्षार तो इसमें भी रहेगा। इसमें देखेंगे अगर आप तो इसमें फास्फोरिक अम्ल भी रहेगा, इसमें भी फास्फोरिक अम्ल रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये। फास्फोरिक अम्ल रहेगा और शर्करा इसमें भी रहेगा। मैं केवल शर्करा लिख रहा हूं, पेंटोज शर्करा, क्योंकि 5 कार्बन इसमें है। अंतर क्या है देखिए, नाइट्रोजन क्षार जो इसमें रहते हैं उसमें क्या क्या रहता है, तो मैं शॉर्ट नेम ही लिखूंगा क्योंकि वहां पे पहले बता चुका हूं, एडिनिन, ठीक है। और एडिनिन के साथ इसमें जुड़ता कौन है, थाइमीन, एडिनिन थाइमीन, ठीक है। उसके बाद गुआनिन जी रहेगा, गुआनिन और साइटोसिन, ये जुड़ते भी आपस में ऐसे ही हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो डीएनए होता है, डीएनए की संरचना ऐसी होती है, तो इसमें ये अगर ए है तो ए के साथ कौन सा जुड़ा रहेगा, टी जुड़ा रहेगा। सी के साथ कौन जुड़ा रहेगा, सी के साथ जी जुड़ा रहेगा। और यूरेसिल इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखेंगे।
पेंटोज शर्करा कौन सा रहेगा इसमें? तो इसमें डीऑक्सी राइबोज रहेगा। क्या रहेगा? डीऑक्सी राइबोज इसमें रहेगा, डीऑक्सी राइबोज रहेगा। फास्फोरिक अम्ल तो सेम वही रहेगा। आरएनए में क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन क्षार में जो यहां पढ़ रहे हैं सब वही रहेगा, बट होगा क्या कि इसमें थाइमीन नहीं रहेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं थाइमीन, या इसी को आप टी बोल दीजिए, मैं शॉर्ट नेम में टी बोल रहा हूं तो टी समझ सकते हैं। तो थाइमीन जो टी है इसमें नहीं रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा? ए के साथ यू जुड़ा रहता है और जी के साथ, ए के साथ टी और जी के साथ सी जुड़ा रहेगा। शर्करा इसमें कौन सा रहता है? तो राइबोज वाला रहता है। शर्करा इसमें कौन सा रहेगा? राइबोज वाला। और फास्फोरिक अम्ल तो रहेगा ही। तो इतनी बात अगर आप समझ गए होंगे तो आगे की कहानी और स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएगी। क्या कहानी था? तो कहानी यह था कि मैंने आपको बताया, अब पूरी बात का समरी यहां देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं। फास्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षार और राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। नाइट्रोजन क्षार प्यूरीन और पिरिमिडीन टाइप के होते हैं। प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन रहेगा और पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल रहेंगे। अभी हमने डीएनए आरएनए को देख लिया कि डीएनए में क्या रहेगा? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन रहेगा और यहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहेगा। लेकिन अगर हम आरएनए देखेंगे तो आरएनए में एडेनिन, गुआनिन और उसके बाद साइटोसिन रहेगा, लेकिन यूरेसिल उसके बाद रहेगा, थाइमिन नहीं रहेगा। और उसमें शर्करा कौन सी रहेगी? राइबोज शर्करा रहेगी, डीऑक्सी राइबोज शर्करा नहीं रहेगी। अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड्स पाए कहां जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स की उपस्थिति कहां है? तो इसकी उपस्थिति समस्त अनुवांशिक पदार्थ में है। ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के गुणों को या जीव के गुणों को वंशानुगत रूप से एक वंश से दूसरे वंश में या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। तो वो डीएनए और आरएनए हैं, इन दोनों में इनकी उपस्थिति रहती है। किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। और डीएनए आरएनए एक प्रकार के क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं। इसके अलावा कुछ अगर कभी कई बार निरपेक्ष क्वेश्चन, एब्सोल्यूट क्वेश्चन यूपीएससी पूछ देती है कि क्या ये डीएनए आरएनए में ही केवल न्यूक्लियोटाइड्स होता है, तो बोलेंगे गलत, ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी कुछ कोशिकांगों में, कोशिका के अंदर जो और भी छोटे छोटे कोशिकांग है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, उन जैसी चीजों में भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में और राइबोसोम में पाए जाते हैं। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई एक स्लाइड की क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली जो हमारी स्लाइड है ये हम समझने के लिए बनाए थे, ये समझ लिए हैं। अब देखिए आगे कि 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो मैंने समझा दिया वही बात है, थोड़ा चित्र के अनुसार ये बात समझ लीजिए। फॉस्फेट रहेगा, किसमें? न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान रखिएगा। फॉस्फेट रहेगा, मैं 1 कर दिया यहां इसको। सुगर रहेगा, इसको 2 कर दिया। और बेस जो है इसी को नाइट्रोजन क्षार बोलते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार कितने हैं? यहां पे नाइट्रोजन क्षार को नाम दे देता हूं 3। ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं न्यूक्लियोटाइड। और केवल ये 2 चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? ये 2 और 3, ये और ये नाइट्रोजन क्षार और सुगर, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ये बात हमने देख लिया। और ये मैं इसलिए लगा रहा हूं कि आपको क्लियर कट बातें, शुरू वाली कंसेप्ट, क्योंकि साइंस के कंसेप्ट अक्सर दिक्कत करते हैं, हमें परेशानी में डालते हैं, इसलिए मैं इसको पहले क्लियर कट आपको समझा दे रहा हूं कि आगे की बातें क्लियर समझ में आए। देखिए यहां पे स्पष्ट बोल रहा है कि न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? नाइट्रोजन क्षार से और शर्करा से। और इसलिए यहां पर भी देखिए आपको स्पष्ट क्या बोला गया है कि किससे बन रहा है न्यूक्लियोसाइड? सुगर से, शर्करा से और नाइट्रोजन क्षार से। अब आगे चलते हैं और हम समझते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है। अब हम बात करेंगे आरएनए की। तो क्योंकि आरएनए के न्यूक्लियोसाइड के क्षार में संशोधन किए हैं, तो न्यूक्लियोसाइड समझ में आई गया। अब हम समझ लेते हैं पहले कि आरएनए क्या है, उसके बाद फिर संशोधन क्या हुआ है, उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आरएनए क्या होते हैं? तो आरएनए को सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका नाम क्या है। देखिए क्या है,
तो क्या है में राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसका नाम क्या है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। कई बार राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी लोग बोल देते हैं, दोनों सही है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इससे। यह अनुवांशिक सूचना का वाहक है, अनुवांशिक सूचना को ले जाता है और प्रोटीन के संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। प्रोटीन के निर्माण में इसका विशेष योगदान है, आगे हम देखेंगे, क्योंकि जो आरएनए है वो राइबोसोम में जाकर प्रोटीन का निर्माण करेगा। कैसे करेगा हम देखेंगे, वो प्रोटीन के निर्माण में ही चैलेंजेस आ रहे थे जिसको हम समझेंगे अभी आगे। क्या है मैं इतनी बात समझिए। अब बात आता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो इसका निर्माण राइबो न्यूक्लियोटाइड के से बने होते हैं। ये राइबो न्यूक्लियोटाइड अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि राइबोज शर्करा इसमें होता है, इसलिए राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या है समझ में आई गया आपको। तीन चीजें न्यूक्लियोटाइड में, क्या क्या, नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फास्फेट या फास्फोरिक अम्ल, इन तीनों के बने होते हैं। लेकिन शर्करा इसमें कौन सा रहता है हमको पता है, राइबोज शर्करा, इसलिए राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। पीछे अभी बताया, समझ लीजिएगा। अब आता है कि प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में, जो प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड होता है, देखिए रिपीटेशन में फिर आपको बात समझ में आ रही है कि एक पेंटोज शर्करा राइबोज रहेगा, एक फास्फोरिक अम्ल रहेगा तथा नाइट्रोजनी क्षार जो रहेंगे उसमें आरएनए के हिसाब से क्या होते हैं, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इसमें थाइमिन नहीं होता है, पहले बता दिया। ये यूरेसिल हटाकर थाइमिन लगा देंगे और ये शर्करा को डीऑक्सी कर देंगे। यहाँ पे जो राइबोज है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये डीएनए बन जाएगा। हमें आरएनए की बात करना है। अब बात आती है कि कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसका जो बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूं इसका ही पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक में जाके आप देख लीजिएगा, तो आराम से समझिए बात को। मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका है तो कोशिका का ये केंद्र है, इसके बाहर ये द्रव्य जो भी भरा हुआ है उसमें ये पाया जाता है, और कुछ मात्रा में केंद्रिका और गुणसूत्र में भी पाया जाता है। ये साइंस में आप डेफिनेटली पढ़े होंगे कि केंद्रिका, गुणसूत्र क्या होते हैं, क्रोमोसोम क्या होते हैं, वहां भी पाए जाते हैं ये। और बताया है कि आरएनए के प्रकार क्या है, तो आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। आरएनए का एक प्रकार होता है संदेशवाहक आरएनए, इसी को एमआरएनए बोलते हैं, और इसी की बात हम आज ज्यादा फोकस होकर करने वाले हैं, संदेशवाहक एमआरएनए। दूसरा राइबोसोमल आरएनए, इसको अक्सर बोल देते हैं लोग आरआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, हम देखेंगे क्या करेंगे ये। और स्थानांतरण आरएनए, इसको अक्सर किताबों में लिखते हैं टीआरएनए, इसको क्या लिखते हैं, टीआरएनए। और टीआरएनए लिखने का कारण क्या है, ट्रांसफर, स्थानांतरण। अगर एक एक लाइन में अगर हम बोलें तो ये बोल सकते हैं कि संदेशवाहक जो है ये क्या करता है, हमारे डीएनए में से या आरएनए में से, डीएनए में से कुछ संदेश लेकर जाता है, कोड AUGC जो लगे हैं ना वो कोड हैं, उसी कोड को पढ़ के आगे प्रोटीन बनता है। तो ये उस प्रोटीन को ले जाते हैं संदेश के रूप में। राइबोसोमल वाले क्या होते हैं, राइबोसोम में पाए जाते हैं, उस कोड को पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद उनको समझ में आता है कि अच्छा हाँ क्या बनाना है, तो उससे वो प्रोटीन बना देते हैं। और स्थानांतरण आरएनए क्या है, तो प्रोटीन बनाने के लिए हमको प्रोटीन का पूर्वगामी या प्रीकर्सर चाहिए होता है, जिसको अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो उस अमीनो अम्ल को ये लाकर वहां पर दे देता है ट्रांसफर वाला कि ये लो बनाओ। ये ले गया क्या, फॉर्मूला ले गया कि कैसे बनेगा, ये ले गया सूत्र बनाने का, क्या, प्रोटीन। ये क्या किया, प्रोटीन बनाने के लिए तैयार है मशीन में। ये कच्चा माल ले जाएगा कौन, स्थानांतरण वाला, क्योंकि वहां पे हमको क्या चाहिए, अमीनो अम्ल, उसी कच्चे माल से प्रोटीन निर्मित होगा, तो ये ले जाके उसको दे देगा और इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। पढ़ेंगे आगे, अभी तो मैंने आपको एक ग्लिम्पस दे दिया, एक छोटा सा इसका परिचय दे दिया, आगे अभी पढ़ेंगे हम। तो ये बात समझ गए आप आगे। तो अब देखिए उसी चीज को मैं यहां दिखाया हूं कि राइबोसोम जो होता है ना वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है। इक्का दुक्का अपवाद है, वो हमें नहीं समझना है, यहाँ पे कोई विज्ञान पूर्ण रूप से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, देख सकते हैं आप, ये मैसेंजर आरएनए है। देखिए ये कोड लेके जा रहा है। इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए कि ये ए है तो ये TCG इस तरीके से, टी इसमें नहीं रहेगा, इसमें यू रहेगा, ध्यान रखिएगा, यूरेसिल। तो ऐसे कोडिंग इस पर है, ये कोडिंग ले जाएगा। ये राइबोसोम आरएनए क्या कर रहा है, देखिए उस कोड को पढ़ के राइबोसोम में पाया जा रहा है, प्रोटीन बना रहा है। और ट्रांसफर वाला देखिए ये क्या लेके आ रहा है,
अमीनो अम्ल लेकर आ रहा है, अमीनो अम्ल। इसी अमीनो अम्ल को हम बोलते हैं कि प्रोटीन का क्या होता है, ये पूर्वगामी होता है, मतलब कच्चे माल की तरह काम होता है, इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये एक चित्र के रूप में मैंने आपको यहां दिखा दिया, एक बार देख सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए, हम संदेशवाहक आरएनए पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि जो हमारा आज के अध्ययन का विषय वस्तु एमआरएनए ही है। तो एमआरएनए क्या है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि एमआरएनए में ये समझ लीजिए कि डीएनए में कोडित सूचना को राइबोसोम तक प्रोटीन संश्लेषण हेतु पहुंचाने का कार्य, कोडित सूचना फॉर्मूला ले जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए कि यहां पर डीएनए, अब बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, समझ लीजिए ऐसे डीएनए है, तो डीएनए में यहाँ पे क्या है, ये ए के साथ क्या जुड़ता है, टी, जी के साथ क्या जुड़ता है, सी। तो ये कोडित ऐसे हुआ है। इस कोड में जीन का परिभाषा आप जानते होंगे, जीन क्या है, तो डीएनए का ही एक छोटा सा भाग होता है जिसमें ये सूचना लिखी होती है कि हमारे शरीर का कोई चीज या हमारे शरीर में जो बनने वाली चीजें हैं वो कैसी होंगी। डीएनए के ही एक खंड के कारण हमारी आंखें काली हैं, और कुछ लोगों का वही खंड में ए, टी, सी, जी कुछ इस तरीके से व्यवस्थित हैं कि उनकी आंखें नीली या भूरी हैं। तो जीन बोलते हैं। जीन क्या है, डीएनए का एक खंड है जो किसी जीव के शारीरिक क्रियाओं के या शारीरिक जो निर्माण है उसके लिए उत्तरदायी होता है, कि क्या उसमें रंग रहेगा, कैसा उसका आकार रहेगा, 2 ही हाथ रहेगा। हमारे डीएनए का एक खंड होगा जो ये जिसमें कोड लिखा होगा कि हमारा हाथ कैसे कितना होगा, 2 होगा, 4 नहीं होगा, ठीक है, तो वो जीन है। तो ये उसी कोड को, इस कोड को उठाता है और उस कोड को ले जाता है। इसकी आकार और स्थिरता में अत्यंत भिन्नता, यही समस्या हो रही थी। इस बार हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारे शरीर में आरएनए बनते हैं ना, इस एमआरएनए का आकार और स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। आकार भी बदलता है और उसकी स्टेबिलिटी, स्थायित्व भी क्या रहता है, अलग अलग रहता है। कभी देर तक रुकता है, कभी तुरंत नष्ट हो जाता है। इस तरीके से उसका स्थायित्व है आकार का। प्रोटीन संश्लेषण में सांचे का कार्य करता है, ये सांचा देता है, फॉर्मूला देता है। और प्रोटीन संश्लेषण पूर्ण होने के बाद, जैसे ही प्रोटीन का संश्लेषण पूर्ण हो जाएगा तो वो जो कोड ले गया है, सूचना ले गया है, उसके साथ साथ खुद को भी नष्ट कर लेता है, खत्म हो जाता है। नहीं तो फिर वो प्रोटीन बनता रहेगा लगातार, इसलिए वो खुद को खत्म कर लेता है वहीं पर, जिससे कि आगे प्रोटीन का निर्माण और न हो। तो ये इसका काम है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे। देखिए मैंने फिर वही एक बार डायग्राम, क्योंकि आरएनए को समझना जरूरी है आपको। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए जो है, इसमें देखिए वही बता रहा है कि यूरेसिल है। अब देखिए इनका क्षार यही है ना, क्षार यही है। ये शुगर जो है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो ये शुगर का यहाँ पर ये यूरेसिल, ये नाइट्रोजन क्षार जो हैं, इसी नाइट्रोजन क्षार में कुछ परिवर्तन करना पड़ा उनको। क्यों परिवर्तन करना पड़ा है वो भी क्रमशः अभी आगे देखेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि ये कोड देखिए लिखा है UCA, यही कोड लेकर चले जाएंगे तो इस कोड को पढ़ लेगा हमारा राइबोसोम में rRNA, और उससे प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। तो ये कोड लेके जाते हैं। मैसेंजर आरएनए ऐसा होता है, अभी देख लीजिए, ट्रांसफर फिर से वही बात, और राइबोसोम। तो ये डायग्राम मैंने लगा दिया है, डायग्राम आपको पीडीएफ में मिल भी जाएगा, वहां समझ लीजिएगा। अब देखिए आगे, ये बात आपको बड़ा आसानी से समझ में आनी चाहिए कि होता क्या है। अगर डीएनए एक डीएनए है तो डीएनए ऐसा नहीं कि वो खुद ही जाके कहीं भाग लेगा। अगर वो खुद जाके कहीं भाग लेगा तो नष्ट हो जाएगा, फिर क्या, ये तो मूल कॉपी है ना। अगर मूल कॉपी ही खत्म हो जाएगी तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको और पीडीएफ लगाया हूं, तो इसका एक ओरिजिनल कॉपी भी तो कहीं रखूंगा, नहीं तो यहां पे अगर खत्म हो गई, अगर किसी कारणवश यहां से नष्ट हो गई, तो फिर क्या होगा, मुझे फिर से पूरा बनाना पड़ेगा। और फिर से पूरा बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डीएनए है, इसी डीएनए को रेप्लिकेट करके एक और डीएनए बनता है। डीएनए से एक और डीएनए बनेगा, मतलब डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डीएनए से डीएनए के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण, थोड़ा हिंदी में आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन नहीं, यहां मैं गलत बोल दिया, रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन को हिंदी में हम बोलते हैं क्या, प्रतिकृतिकरण।
लेकिन अगर डीएनए से आरएनए बन जाए, डीएनए से अगर आरएनए बनता है, हालांकि वो एमआरएनए ही होता है, तो डीएनए से अगर एमआरएनए बनेगा तो उसको हम बोलते हैं क्या? अनुलेखन। उसको हम बोलते हैं अनुलेखन। कई जगहों पे किताबों में प्रतिलेखन भी लिखा रहता है, तो हिंदी में अक्सर दिक्कत होती है। आपको इंग्लिश वाले टर्म भी दिमाग में रखने हैं। रेप्लिकेशन यहां पर, तो ये क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन देखिए यहां देख भी सकते हैं कि डीएनए से ही डीएनए जुड़ जुड़ के बन रहा है यहां, और यहां डीएनए में से ही क्या हो रहा है? आरएनए निकल रहा है। देखिए एमआरएनए ये निकल रहा है, और फिर इस एमआरएनए से क्या बन गया? अभी आरएनए। और इस आरएनए से अगर मान लीजिए प्रोटीन बन रहा है, इस आरएनए से अगर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, तो इस बात को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवाद हो रहा है, अनुवादन। किससे? आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादन। और इंग्लिश में इस बात को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। इस बात को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसलेशन। देखिए यहां पर ये एमआरएनए जो यहां से निकला यहां आ गया, और यहां पर ये जो टीआरएनए है क्या लेकर आए हैं? अमीनो अम्ल। ये अमीनो अम्ल इसको दे रहे हैं, और ये क्या बना दे रहा है? प्रोटीन। तो ये बात आपको भली भांति समझ में आनी चाहिए कि डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है अनुवादन, या इसी को बोलते हैं क्या? ट्रांसलेशन। हिंदी वाले नाम के साथ साथ इंग्लिश वाला नाम भी यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि क्या करते हैं, तीनों का काम भी समझ में आ गया। कई बार बता दिया कि एमआरएनए इस कोड को लेकर आएगा, टीआरएनए अमीनो अम्ल लेकर आएगा जो प्रोटीन बनाने के लिए कच्चे माल का काम करते हैं, और जो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, वो क्या करता है? इस कोड को पढ़ के और इस अमीनो अम्ल का प्रयोग करके आवश्यक प्रोटीन या जो भी इसमें लिखा हुआ प्रोटीन है उसका निर्माण कर देता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। 3 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए कहाँ कमी हो रहा था ये तो मैंने आपको समझा दिया, तो पैरेलल मैंने ये डायग्राम फिर लगाया है कि जो इस बार के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनको क्या पहले दिक्कत हो रही थी और अब क्या समाधान उन्होंने ढूंढ लिया। तो वो क्या कर रहे थे कि ये एमआरएनए है, इस एमआरएनए को हमारे शरीर में जब इंजेक्ट कर रहे थे, उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि सब कुछ डायरेक्ट शरीर में नहीं जाता है। 2 टर्म और आप दिमाग में रख लीजिए। 2 टर्म आपको दिमाग में रखना है कि शरीर के अंदर अगर कोई काम करा रहे हैं, शरीर के अंदर ही अगर कोई काम करा रहे हैं तो उसको बोलते हैं इन वीवो, और इसको मैं देवनागरी ही केवल लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका कोई इस तरीके का वर्ड नहीं है कि मैं आपको इन वीवो मतलब शरीर के अंदर ही कुछ कराएं तो उसको बोलते हैं इन वीवो। और शरीर के बाहर अगर करा रहे हैं, शरीर के बाहर अगर कोई इस टाइप का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन विट्रो। इन विट्रो अक्सर नाम सुने होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं पात्रे, या इसी को बोलते हैं इन विट्रो ही आप बोलें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इन विट्रो मतलब अक्सर आप सुने होंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है वो महिला के गर्भाशय में होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अगर उसको हम बाहर कोई ट्यूब बनाकर, कोई नली बनाकर, वैसा ही कृत्रिम गर्भाशय बनाकर अगर उसमें हम ये चीज कर रहे हैं तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो इन विट्रो शरीर के बाहर की बात है, इन विवो क्या है? शरीर के अंदर की बात है। अब यहां समझिए कि वो क्या कर रहे थे कि इन विट्रो ही कर रहे थे। इन विट्रो कर रहे थे मतलब शरीर के बाहर क्या कर रहे थे? वो कोई कोशिका ले रहे थे और उस कोशिका में जो कोविड-19 है उसके उस एमआरएनए को ले रहे थे, उसके उस एमआरएनए को ले रहे थे जिसके कारण स्पाइक प्रोटीन बन रहा था। स्पाइक प्रोटीन क्या? जो उसका ऐसा आप देख रहे होंगे कि ऐसी उसकी संरचना थी, ऐसी। तो ये स्पाइक प्रोटीन ही जाकर हमारे फेफड़े पे क्या कर रहा था? बंध बना के चिपक जा रहा था। तो ये किस कारण बन रहा है? उसके आरएनए में, क्योंकि कोविड-19 का जो अनुवांशिक पदार्थ था वो डीएनए नहीं था, क्या था? आरएनए। तो उस आरएनए को पढ़ के उन्होंने देखा कि आरएनए के किस खंड के कारण इसका निर्माण हो रहा है। बस उस खंड को ले लिया वो, और उस खंड को
लिए एमआरएनए के उस खंड को और जैसे ही कोशिका किसी दूसरी कोशिका में भेज रहे थे तो क्या हो जा रहा था, यहां पे प्रोटीन कम बन रहा था। देखिए प्रोटीन कम बन रहा था और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स मतलब सूजन, प्रदाह, शरीर में समस्याएं ज्यादा हो जा रही थी। मतलब इस कोशिका में समस्याएं ज्यादा हो रही थी, सूजन वगैरह ज्यादा हो जा रहा था। मतलब कि अगर इस तरीके से हमारे शरीर में डाल दें, अगर वैक्सीन के लिए, वैक्सीन क्या है इसलिए समझेंगे, तो उस समय हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचा देता ये, और इसलिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते थे हम। बाद में उन्होंने क्या किया कि इसका जो क्षार है, ये देखिए ये जो क्षार है ना, जो हमने पढ़ा था अभी कि नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उसकी संरचना में थोड़ा संशोधन किया, उसकी संरचना में थोड़ा संशोधन किया, मॉडिफिकेशन किया। और जब मॉडिफिकेशन किया तो देखे कि जो प्रदाह, सूजन वगैरह शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं वो एकदम कम हो गई, बहुत कम हो गई, और प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होने लगा। अर्थात जब ये हमारे शरीर में जाएंगी तो उस समय प्रोटीन का निर्माण ज्यादा होगा और उसको हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है पहचान के उनको मारने का प्रयास करेगा। प्रदाह ज्यादा नहीं होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत कम आएगा। तो यही उन्होंने क्षार का संशोधन किया है। अब हमारे मन में तो यह आएगा कि फिर अगर हम यही बात समझ लिए कि न्यूक्लियोसाइड क्षार संशोधन क्या है तो लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अभी बहुत कुछ बातें आपके मन में भी आ रही होंगी, मेरे मन में भी हैं, उनको आगे समझना है कि आखिर में किस प्रकार इससे वैक्सीन बना, वैक्सीन का प्रकार क्या है, शरीर में इससे क्या दिक्कत हो रही थी, उस तरीके की सारी बातें हम समझ जाएंगे अभी। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि उन्होंने क्या किया था। इसी क्षार में संशोधन करके लगभग 95% अब प्रोटीन बनने लगा था और जो नुकसान करने वाली समस्याएं थी वो बहुत कम हो गई थी। अब आते हैं हम अगली बात पर, और ध्यान रखिएगा कि पहले क्या किया गया था, इन विट्रो शरीर के बाहर किया गया था। जब सब कुछ क्लियर हो गया तब जाके इससे वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ, शरीर के अंदर ले जाया गया। अब देखिए आगे, नहीं तो ऐसे ही कितने लोग परेशान थे कि हम कोविड के दौरान कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उससे ये हो जाएगा, बहुत सी समस्याएं हो जाएंगी। तो उन समस्याओं को समाधान करना जरूरी होता है जब कभी वैक्सीन बनाई जाती है कि लोगों को उससे नुकसान न पहुंचे। और वही उन्होंने नाइट्रोजनी क्षार में जो न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन क्षार है उसके आधार में, उसके क्षार में संशोधन करके इस चीज को ठीक किया था। अब समझते हैं, इतनी बात समझ गए कि उन्होंने किया क्या। तो अभी आपके मन में आ रहा हो कि शरीर में उसको ले ही क्यों जाएं। तो हम समझते हैं कि क्या सिस्टम हमारे शरीर में जाके वो करता है और किस तरीके से प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कार्य करता है। तो पहली बात की इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र को ही तो वो क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को जगा देते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है, देखिए इम्यूनिटी प्रतिरक्षा का मतलब होता है, इसका तात्पर्य संक्रामक व्याधियों से बचाव की व्यवस्था है। हमारे शरीर में संक्रामक व्याधियों से, संक्रामक रोगों से बचाव की एक व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं कि वो प्रतिरक्षा है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए आप कभी कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, अचानक रास्ते में एक सांप दिख जाए तो उस समय तो आप डंडा लेकर गए नहीं थे तो डर के भाग जाएंगे। लेकिन फिर जरूरत ही हो वहां जाना है तो दूसरी बार आप डंडा लेकर जाते हैं क्योंकि आप डरे रहते हैं। जब डरे रहते हैं तो आप सावधान रहते हैं। हमारे शरीर में भी यही संरचना बनी हुई है प्रकृति के द्वारा कि पहले अगर कोई रोगजनक हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमारा शरीर उसके बाद उससे सीख कर उसके खिलाफ नए अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेती है। वो नए अस्त्र शस्त्र एंटीबॉडी होंगी, टी सेल होगा, बी सेल होगा, वो समझेंगे हम, अस्त्र शस्त्र तैयार कर लेती है। और फिर अगली बार जब वही फिर से रोगजनक आता है तो उन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके क्या कर देती है, उसको मार देती है। तो प्रतिरक्षा क्या है आप समझ गए। अब बात आती है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या है। तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए जिन जो अंग बनाए गए हैं, जो उत्तक बनाए गए हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। देखिए क्या लिखा है, यह एक ऐसा दक्ष एफिशिएंट रक्षा तंत्र होता है जिसका विकास प्राणियों को रोगजनकों तथा विजातीय पदार्थों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए हुआ है। अब रोगजनक और विजातीय पदार्थ ये क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। हमारा शरीर अपने अंदर की सारी चीजों को पहचानती है, तो पहचानती है तो जैसे ही अगर ब्लड का कोई कोशिका चला गया लीवर में, लीवर के आसपास अगर मान लीजिए कोई चला गया मैटर, तो दोनों हाथ मिला लेते हैं और सर कैसे हैं, मैं बहुत बढ़िया हूं आप बताइए।
लेकिन बाहर से अगर कोई चीज चला गया तो तुरंत बोलते हैं कि हम आपको पहचान नहीं रहे हैं। वो अगर बाहर वाली चीज बोलेगा कि हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं आपको पहचान ही नहीं रहा हूं। और पहचान नहीं रहा हूं तो फिर वो क्या करेगा, तुरंत मारने की व्यवस्था करने लगेंगे, सैनिकों को बुलाएंगे कि मारो इसको, इसको हम पहचानते नहीं हैं, अनावश्यक सुबह सुबह आके नमस्कार और प्रणाम बोल रहा है। तो वो विजातीय पदार्थ बोल रहे हैं। रोगजनकों तथा विजातीय पदार्थों के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए हुआ है। यह तंत्र ऐसी अनेक प्रकार की कोशिकाओं को बनाता है, टी सेल बी सेल देखेंगे, ऐसे अणु उत्पन्न करेगा जिसके कारण सक्षम होता है जो शरीर पर आक्रमण करने वाले असंख्य प्रकार के विजातीय आक्रामकों को पहचान कर उसका विनाश कर देता है। तो ये आराम से पढ़ लीजिएगा, मैंने क्रक्स इसका समझा दिया आपको। अब बात आता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें क्या होता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र में सबसे पहले आप रक्त से समझिए, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र में रक्त आता है और दूसरा क्या आएगा, लिम्फ आएगा। बाकी बहुत से अंग हैं, जैसे आप स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली का नाम सुने होंगे। गले में टॉन्सिल होता है जिसको गलांकुर बोलते हैं, उसका भी रोल है। एक और थाइमस ग्रंथि यहाँ पे है, उसका भी रोल है। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हम इस लेक्चर को यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको भली भांति आइडिया लग जाए। केवल पूरी हमको बायोलॉजी का पूरा यहाँ पे अध्ययन नहीं करना है। तो रक्त जो होता है हमारा, उस रक्त में दो चीजें होती हैं, एक तो रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पस्कुलस बोलते हैं, और दूसरा प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा को हमें यहां पढ़ने की जरूरत है नहीं, हम डायरेक्ट जो पढ़ना है हमको उसको पढ़ेंगे। रक्त कणिकाएं ये तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, इसी को एरिथ्रोसाइट्स का भी नाम दिया जाता है। दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जिसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स। और तीसरी प्लेटलेट्स होती है जिसको थ्रम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रम्बोसाइट्स। लिख नहीं रहा हूं मैं क्योंकि हिंदी का हमारा यह लेक्चर है, तो मैं आपको बोल दे रहा हूं। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, लेकिन हमें इन दोनों पर फोकस नहीं करना है अभी। तो इसको मैं कट कर दिया, इसको भी फोकस नहीं करना है तो कट कर दिया। क्योंकि जो प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होती हैं रक्त की कणिकाएं, वो कौन सी हैं, WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC। अब WBC भी दो होती हैं, एक कणिकामय होती है और एक कणिका विहीन होती हैं। कणिकामय और कणिका विहीन का मतलब क्या, कि जो इनका कोसा द्रव्य रहता है, जैसे मान लीजिए ये WBC है, तो इसका जो ये कोसा द्रव्य रहेगा, इसमें महीन महीन छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं नहीं रहेंगी, तो बोलेंगे कि क्या है, कणिका विहीन है। और ये छोटी छोटी महीन दाने जैसी संरचनाएं रहेंगी तो उसको बोलेंगे क्या है, कणिकामय है। अब कणिकामय में कौन कौन सी आती हैं, तो बेसोफिल्स आता है। आप कभी सिटर्जिन नामक दवाई खाए होंगे, उस पर एंटी हिस्टामिन लिखा रहता है। तो कुछ एलर्जी हो गया बाहर से, धूल से, फूल हो गया किसी चीज से, या किसी सुगंध, कोई मान लीजिए ऐसा कोई भी सुगंध आ रहा है या दुर्गंध आ रहा है, उससे आपको एलर्जी हो गई, छींक आने लगी, समस्या हो गई, तो उसके लिए क्या करते हैं, एंटी हिस्टामिन या कुछ ऐसी चीजें निकाल कर क्या करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इयोनोफिल्स ये भी क्या करते हैं, एलर्जी से रक्षा करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, तो बाहर से कोई रोगजनक आएंगे तो उनका भक्षण का कार्य करते हैं। उसको भक्षण करेंगे मतलब उनके नाश करने का कार्य करते हैं, उनको नष्ट करते हैं। लेकिन मुख्य ज्यादा ये है कणिका विहीन, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। लिम्फोसाइट में हम देखेंगे एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट रहेगा, इसको आगे अभी समझेंगे। और मोनोसाइट जो होता है ये क्या करता है, ये भी भ्रमण करता रहता है। और जैसे ही कोई विदेशी, मतलब शरीर में जो नहीं है उसको मैं विदेशी बोल रहा हूं, विजातीय पदार्थ शरीर में आया तो उसको तुरंत क्या कर देता है, खत्म कर देता है, खा जाता है। डेंड्राइक कोशिका अगर आप पढ़े होंगे न्यूज में, अखबार में जब पढ़े होंगे ये चीजें, तो डेंड्राइक कोशिका पढ़े होंगे। वो डेंड्राइक कोशिकाएं भी किसमें, इसमें भी पाई जाती हैं, और भी जगह पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भी पाई जाती हैं, मोनोसाइट्स में। ये भ्रमण करता रहता है और क्या करता है, नष्ट कर देता है जो भी रोगाणु, जीवाणु, जो भी हमारे शरीर में रोगजनक आएंगे उनको नष्ट करता है। अभी रोगजनक, एंटीजन और पैथोजन क्या होते हैं ये भी समझेंगे। तो ये रहा, इनको आगे और हम समझें। देखिए एंटीजन क्या होता है, तो एंटीजन से पहले मैं चाहूंगा कि आपको मैं पैथोजन बता दूं। पहले मैं आपको बता दूं कि पैथोजन क्या है, और उससे पहले थोड़ा सा और मैं आपको यहां पे ये बता दूं कि जो टी सेल, यहां पर जो टी कोशिका और बी कोशिका है,
टी कोशिका और बी कोशिका, इनके बारे में डिटेलिंग हम करेंगे क्योंकि इनका रोल बहुत ज्यादा है। ये टी जैसे ही कोई रोगजनक हमारे शरीर में आएगा तो चार रूप बना लेती हैं, ये 2 रूप बना लेती हैं। तो ये क्या है हम इसको पढ़ेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि पैथोजन क्या है। उससे पहले समझ लेते हैं कि पैथोजन क्या है। देखिए, पैथोजन मतलब कोई भी रोगाणु या जीवाणु। मान लीजिए कोई वायरस है, कोई वायरस है, तो ये वायरस क्या कर सकता है, हमारे शरीर में जाएगा और हमारे शरीर में जाकर रोग फैला सकता है, रोगी हमको बना सकता है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, पैथोजन। ऐसे ही कई बार ऐसा होगा कि मान लीजिए आप जा रहे हैं, किसी खेत में गए, कहीं भी गए और वहां पर कोई फूल है, उस फूल के कारण आपको एलर्जी हो गया, तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, पैथोजन हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मधुमक्खी है, तो मधुमक्खी ने आपको काटा, उससे जहर आपके शरीर में गया, तो ये भी क्या हो गया, एक प्रकार का पैथोजन हो गया। जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं उन जीवों को या अजैविक चीजों को हम क्या बोलेंगे, पैथोजन। लेकिन यहां एक माइनर सा डिफरेंस आपको समझना है कि ये पूरा वायरस, जरूरी नहीं है कि पूरा वायरस ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, पूरा वायरस ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, सिर्फ उसका जो स्पाइक प्रोटीन ऐसे ऊपर ऐसे संरचना ये दिख रही थी, ये वाला हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह थी, ज्यादा नुकसानदेह ये थी। ऐसे ही पूरा मधुमक्खी हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, उसका डंक जो है वो नुकसानदेह है। ऐसे ही पूरा फूल नुकसानदेह नहीं है, बल्कि क्या, इसका जो पराग है वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो पैथोजन पूरे होल को बोलेंगे, टोटल को पैथोजन बोलेंगे। लेकिन इनका वो वाला भाग, वह अंश जो हानिकारक होता है, उस बात को हम क्या बोल देते हैं, एंटीजन। उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन। इसका नाम ही है कि एंटीबॉडी जनरेटिंग से लिया गया है। ये किससे लिया गया है, एंटीबॉडी जनरेटिंग शब्द से लिया गया है। मतलब एंटीबॉडी पैदा करने के लिए क्या कर दे, वो मजबूर करे, प्रेरित करे। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन पैथोजन के वे भाग होते हैं जो शरीर में रोग पैदा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और पैथोजन तो पूरा है, पूरा वायरस ही पैथोजन है, फूल पैथोजन है, मधुमक्खी है, कोई जीवाणु है, तो वो पूरा पैथोजन कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन उनके शरीर का वह अंश, वह भाग जिसके कारण एक्चुअल में रोग हो रहा है, जो रोग के लिए जिम्मेदार है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। और अब ये बात आसानी से यहां समझ जाएंगे। एंटीजन क्या है, एंटी जनरेटिंग से लिया गया है, एंटी जनरेटिंग या एंटीबॉडी जनरेटिंग, जो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को निर्माण के लिए प्रेरित कर दे। देखिए परिभाषा क्या है, कोई भी ऐसा बाह्य पदार्थ, शरीर के अंदर का पदार्थ तो बहुत रेयर केस में कभी ऐसा करता है, वो हमारे आज के लेक्चर का मुद्दा नहीं है। तो कोई भी ऐसा बाह्य पदार्थ जो प्रतिरक्षा तंत्र को एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कर दे, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिजन। जैसे अभी बताया कि मधुमक्खी का डंक में भी जो जहर है, वो जहर क्या है, हमारे शरीर में आता है, फिर हमारा शरीर उससे डरता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है रक्षा करने के लिए अपना। एंटीजन कितने प्रकार के, जैविक हो सकते हैं, अजैविक हो सकते हैं। जैविक में फंगस, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि के कुछ विशेष अंग, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको कि कुछ विशेष अंग ऐसे रहेंगे जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एंटीजन हैं। और अजैविक में क्या हो जाएगा, फूल का कुछ अंश हो जाएगा, मधुमक्खी का डंक हो जाएगा इत्यादि। तो पैथोजन और एंटीजन भी आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अगली बात क्या है कि एंटीबॉडी शब्द, जैसे ही मैं पीछे कोई एक शब्द बोलता हूं, अगले स्लाइड में उस शब्द को समझते हैं। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या है कि जैसे मान लीजिए एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश कर गया और उसको मारने वाला कोई नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, हमारे शरीर को बहुत लंबे समय तक बीमार करेगा और हमें मृत्यु के कगार पर पहुंचा देगा। तो हमारे शरीर में, जैसे शुरू में वो अभी एग्जाम्पल सांप वाला दिया था, दोस्त के घर आप जा रहे थे, तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या एंटीबॉडी बनती हैं, प्रतिरक्षी बनती हैं, और वो प्रतिरक्षी एंटीजन को मार के हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। तो एंटीबॉडी क्या है, देखिए परिभाषा, मानव शरीर में रोगजनकों के विरुद्ध, रोगजनकों के खिलाफ क्रिया करने के लिए ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है,
ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बोलते हैं। यहां या भी लिखना है, ठीक है। प्रतिरक्षित या प्रतिरक्षी बोलना चाहिए, सही शब्द ये है प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है इसीलिए इसको, और ये प्रतिरक्षा के लिए काम कर रहा है। तो कई बार इसी का नाम लोग बोलते हैं क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। और इसलिए जब एंटीबॉडी का नाम देंगे, देखिए आई स्मॉल जी जहां लिख रहे हैं ना, ये इसी का शॉर्ट नेम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का, ये आपको ध्यान रखना है। तो एंटीबॉडी क्या है समझ गए? रोगजनकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाली सेना है हमारे शरीर में। और ये सेना कितने प्रकार की होती हैं? तो IgA, नाम यही याद रखना है, IgA। यह पसीना में, आंसू में, लार में, मां के दूध में जो कोलेस्ट्रम बोलते हैं, मां के दूध को क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, उसमें मिलता है। तो यह बहुत कुछ चीजों से रक्षा करता है। जैसे आंख में देखिए कुछ चला जाता है तो वो मर जाएगा, मुंह में कोई जीवाणु जाएगा तो वो भी मर जाएगा, क्योंकि उसमें ये एंटीबॉडी उसको मारने का काम करती हैं। ऐसे ही IgD जो है, ये IgD B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है और ये भी रोगजनकों को मारने के काम में आता है। ऐसे ही IgE है, ये बेसोफिल्स, अभी हमने आपको रक्त में WBC पढ़ाया, वहां बेसोफिल्स लिखा था। तो बेसोफिल्स के सतह पर पाई जाती हैं। और मास्ट कोशिकाएं शरीर के कई जगहों पर पाई जाती हैं, उन पर भी ये उपस्थित होता है। और ये भी क्या करता है? जो रोगजनक आते हैं उनको मारने का काम करता है। IgG बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है एंटीबॉडी हमारे शरीर में। और ये पहली बार जब कोई रोगजनक हमारे शरीर में आएगा तो उस समय उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होती हैं, न के बराबर होती हैं। पहली बार जब कोई आता है तो IgM वाली एंटीबॉडी मारती है उसको, प्रथम अनुक्रिया ये करती है। पहली बार तो ये मारती है, पहली बार ये अनुक्रिया करती है, ये मारने का काम करती है। लेकिन दूसरी बार ये उनको मारने का काम करती है, क्योंकि दूसरी बार ये, अभी हम आगे देखेंगे, मेमोरी, अपनी स्मृति बना कर रखती है। T सेल और B सेल वो इसको जगाती हैं कि उठो और मारो, तो इसको पता है कि किस अस्त्र से किसको मारना है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि IgA, IgD, IgE, IgG और IgM होती हैं। ये प्रथम अनुक्रिया करती है और ये दूसरी बार में अनुक्रिया करती है। बाकी ये सब भी एंटीबॉडी हमारे शरीर को विभिन्न रोगजनकों से बचाने का काम करती हैं। और इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से ही इनका पहला नाम है IG, और अगला जो ये कैपिटल G वगैरह है ये अलग इनके नाम हैं, वो अपने काम का यहाँ पे है नहीं UPSC के। आगे चलते हैं। अब बात आ रही है कि प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। थोड़ी सी मैं पहले यहाँ पे आपको चर्चा कर लूँ पीछे चल के, कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र में, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में हमने देख लिया कि रक्त आ रहा है और दूसरा आ रहा है क्या? लसिका। लसिका क्या है? रक्त से ही छना हुआ पदार्थ है जो ऊतकों के पास छन जाता है, वो अलग एक मुद्दा है। और इसमें अंग कौन कौन सा, इस मानव प्रतिरक्षा तंत्र में अंग कौन कौन से आते हैं? तो कुछ का नाम मैं देता हूं। गलांकुर, ध्यान रखिएगा, कभी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, टॉन्सिल्स बोलते हैं। ऐसे ही प्लीहा, प्लीहा यहां पाई जाती है, प्लीहा। ऐसे ही प्लीहा के यहां थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। तो ये सब थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। इस तरीके से ये सब क्या तंत्र होते हैं जो इस एंटीबॉडी को चलाते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को चलाते हैं। अब बात आ रही है कि जो प्रतिरक्षा है उसके प्रकार हम देखते हैं कि एंटीबॉडी पढ़ रहे थे तो एंटीबॉडी उत्पन्न होने के आधार पर प्रतिरक्षा के प्रकार, एंटीबॉडी उत्पन्न होने के आधार पर प्रतिरक्षा के दो प्रकार होंगे। एक होगा सक्रिय प्रतिरक्षा और एक होगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है? देखिए, सक्रिय मतलब क्या कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में गया और हमारा शरीर ही एंटीबॉडी बनाने लगा अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ा, तो हम बोलेंगे कि ये सक्रिय प्रतिरक्षा है। सक्रिय रूप से एंटीबॉडी बनने लगी मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा है। जैसे देखिए लिखा है, ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करे। जैसे कोरोना वैक्सीन के द्वारा उत्पन्न प्रतिरक्षा, कोरोना वैक्सीन शरीर में गई तो अपने आप ही शरीर में क्या हो गया? एंटीबॉडी बन गया। इवन अगर आपको कोरोना वायरस भी संक्रमित कर दे और फिर एंटीबॉडी अगर बन जाए
तब भी वो क्या है, सक्रिय प्रतिरक्षा है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होगी, तो जिसमें एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं बने बल्कि किसी और के शरीर में बनी बनाई एंटीबॉडी को लाके हमारे शरीर में डाल दिया जाए, तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। कोविड के दौरान आप सुने होंगे प्लाज्मा थेरेपी। उस प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता था कि जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति था और ठीक हो गया था, उसके शरीर में क्या हो गया था, एंटीबॉडी बन गई थी जो कोविड 19 का वायरस था उससे लड़ने के लिए उत्तरदायी थी। हमारे प्लाज्मा में से उन्हीं एंटीबॉडी को अलग करके लाके कहाँ डाल दिया जाता था, कोई अगर बीमार है तो उसके शरीर में डाल दिया गया, उसकी शरीर ने बनाई नहीं, उसको डाल दिया गया उसके शरीर में, तो उसके शरीर में वो एंटीबॉडी आ गई और जो कोरोना वायरस के जो भी स्पाइक प्रोटीन या जो भी चीजें थी उनको खत्म करके और उस व्यक्ति को स्वस्थ बना दे रही थी। तो मतलब बाहर से अगर किसी अन्य के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी को लाके डाल दें अगर हम शरीर में, तो वो क्या है, पैसिव है, क्योंकि वो शरीर, जिस व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, उसका शरीर नहीं बना पा रही है बल्कि दूसरे के शरीर से लाके डाल रहे हैं, तो वो क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है, क्योंकि एंटीबॉडी किसी और के शरीर से लाया गया। और एंटीबॉडी अगर उसी के शरीर में बन रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो सक्रिय प्रतिरक्षा है। तो एंटीबॉडी उत्पन्न करने के आधार पर प्रतिरक्षा ये दो प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब आगे बात करते हैं कि प्रतिरक्षा के कुछ और भी प्रकार क्या हैं। तो अब प्रकार हम किस आधार पर ले चल रहे हैं, उस समय एंटीबॉडी उत्पन्न होने के आधार पर, और अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या जन्म से मिल रही है या फिर जन्म के बाद मिल रही है। जन्म से प्रतिरक्षा हमारे शरीर में आ रही है या जन्म के बाद मिल रही है, समझते हैं। जो जन्मजात मिलती है उसको हम नाम देते हैं कई, सहज, सामान्य या अविशिष्ट या स्वाभाविक, इतने नाम होते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम होता है, इनेट इम्यूनिटी। इंग्लिश में एक नाम, हिंदी में इतने नाम, ये भी बड़ा समस्या है। तो जन्मजात होती है, ये किसी व्यक्ति को जन्मजात रूप से मिली होती है। संक्रमण के विरुद्ध सबसे पहले क्या करती है, यही कोई संक्रमण हमारे शरीर में हो रहा है तो सबसे पहले यही रक्षा करने का काम करती है। इसमें 4 प्रकार के रोध पाए जाते हैं, रुकावट पाए जाते हैं। वो रुकावट क्या है, भौतिक, तो त्वचा है, त्वचा के कारण बहुत से बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में नहीं जा पा रहे हैं। नाक में जो छिद्र है इसमें बाल हैं, उस बाल के कारण बहुत से चीजें यहीं छन जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। हमारे नाक में और मुंह में और भी जगहों पर बहुत से चिपचिपे पदार्थ हैं, श्लेष्मा, कफ जैसा हम बोलते हैं, उस पे जाके चिपक जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, तो ये भी हैं। रासायनिक जैसे लार है, आंसू हैं, पसीना है, ये भी रोगजनकों को मारने का काम करते हैं। जन्मजात मिलते हैं, ये तो हमें बाद में मिलते नहीं हैं। कोशिका हमारे शरीर में कुछ भक्षाणु क्रिया में सक्षम मोनोसाइट हैं। मैं मोनोसाइट पहले आपको बताया, वो मोनोसाइट क्या करती हैं, रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं, वो भी जन्मजात हमको मिल जाती हैं। और कुछ प्रदाहात्मक चीजें हमको मिलती हैं, जैसे अभी चोट लग जाए मेरे हाथ पे तो फूल के इतना बड़ा हो जाएगा, सूजन आ जाएगा। वो सूजन भी क्या कर रहा है, वहां पे रक्त की मात्रा को बढ़ाकर एंटीबॉडी को लाकर क्या कर रहा है, बचाने का काम कर रहा है। तो ये भी जन्मजात मिलता है। ऐसा नहीं कि मेरे यहाँ पे लगेगा तो नहीं फूलेगा और आपके यहाँ लगेगा, हाथ पर यहाँ पे अगर चोट लग जाए तो फूल जाएगा। सबके लिए ये मिला होता है, इसलिए जन्मजात होता है। प्रतिरक्षा ये जन्मजात होती है। ये अनुकूली, उपार्जित या विशिष्ट प्रतिरक्षा। अच्छा, एक नाम और यहाँ पे है, अविशिष्ट। अविशिष्ट मतलब किसी विशेष रोग को मारने के लिए नहीं बने हैं, सभी रोगों के लिए एक जैसा काम करते हैं ये। ऐसा नहीं कि कोविड को मारने के लिए अलग से अस्त्र बना लिए हैं, नहीं, इन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करेंगे। और ये विशिष्ट क्यों बोल रहे हैं, विशिष्ट इसलिए कि कोविड को मारने के लिए अलग से अस्त्र का निर्माण होगा। अस्त्र मैं बोल रहा हूं मतलब एंटीबॉडी। ऐसे ही किसी, जैसे मान लीजिए मलेरिया है तो मलेरिया को मारने के लिए अलग से एंटीबॉडी रहेगी, पोलियो को मारने के लिए अलग एंटीबॉडी रहेगी। तो विशेष प्रकार के रोगों को मारने के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी यहां बनती हैं, इसलिए इसका नाम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी बोल रहे हैं। ये जन्म के बाद मिलती हैं। जन्म के बाद कैसे मिलती हैं, जन्म के बाद हमको कोई रोग होगा, वो पैथोजन या एंटीजन हमारे शरीर में जाएगा, उसके बाद शरीर उसको पहचानेगा और उसके खिलाफ अस्त्र शस्त्र का निर्माण करेगा, अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे रोग पैदा होगा, जैसे डेंगू किसी को नहीं हुआ है तो उसके शरीर में डेंगू को मारने वाली एंटीबॉडी नहीं है, लेकिन एक बार डेंगू हो गया और डेंगू के जिस वेरिएंट से हुआ उसके खिलाफ हमारे शरीर में क्या हो गया,
एंटीबॉडी बन गई। अब वो फिर से अगर वही डेंगू का वायरस आता है हमारे शरीर में तो उसको क्या कर देगा, वो एंटीबॉडी मार देंगी, डेंगू आसानी से होगा नहीं। तो ये विशिष्ट का मतलब है, यह जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं। पहली बार रोग जनकों के आक्रमण में निम्न तीव्रता होती है, मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाते। पहली बार अगर और पैथोजन हमारे शरीर में गए तो बहुत ज्यादा ये काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उस समय है नहीं, क्यों नहीं अभी आगे हम देखेंगे। लेकिन दूसरी बार जब आते हैं वही रोग जनक तो उन पर ये टूट पड़ते हैं और आसानी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए बी कोशिका और टी कोशिका। अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस हमने कर लिया किसको, यहाँ परिचय हो गया बी और टी कोशिका का। तो अगले स्लाइड में हम बी और टी कोशिका को समझेंगे कि ये क्या है। देखिए, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, मैं पहले ही बोला था कि इस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उपार्जित पर, जो जन्म के बाद मिलता है। क्योंकि जन्म वाला तो पहले से सबको मिला हुआ है, और जन्म के बाद वायरस की दुनिया में हम ज्यादा आते हैं, बैक्टीरिया की दुनिया में। तो रोग जनक की दुनिया उसके बाद शुरू होती है, तो फिर धीरे धीरे ये वाला हमारे शरीर में विकसित होता है, तो इसलिए इस पर फोकस कर रहे हैं। उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र, एक तो एंटीबॉडी माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र है, और ये बी लिम्फोसाइट काम करता है। बी लिम्फोसाइट में करता क्या है कि जैसे ही कोई रोग जनक आया हमारे शरीर में, तो ये बी लिम्फोसाइट जो होता है ये क्या करता है, अपने आप को दो भागों में विभेदित कर लेता है, दो भागों में तोड़ लेता है, और तोड़ के एक बनाता है प्लाज्मा कोशिका, और ये क्या करता है, प्रोटीन के निर्माण कराता है, ये एंटीबॉडी का निर्माण कराता है। एंटीबॉडी का बहुत तेजी से निर्माण कराएगा। एंटीबॉडी का निर्माण जो रोग जनकों को मारने के लिए बनती है एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। तो बी वाला आदेश देगा और खूब एंटीबॉडी बनवाएगा। और स्मृति वाला क्या करेगा, तो स्मृति वाला याद रखेगा, स्मृति वाला याद रखेगा कि आखिर में जो ये हमला हुआ है हमारे शरीर पे, किस वायरस, किस बैक्टीरिया, किस रोगजनक के कारण हुआ है, उसकी संरचना को, उसके आकार को, उसके वेशभूषा को सब याद रख लेगा। तो ये याद रखेगा, रखने का काम करेगा, और ये मार के उसको खत्म करने का काम करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण कराएगा। इसलिए प्लाज्मा बी कोशिका को एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री बोलते हैं, कि एंटीबॉडी निर्माण की फैक्ट्री है ये, यहाँ खूब एंटीबॉडी बनेंगी और जाके रोगजनक को मारेंगी। और दूसरी इसी बी लिम्फोसाइट की जो बी कोशिका है वो याद रखेगी कि रोगजनक फिर कभी आए, अगर यही रोगजनक आता है तो इसके लिए कौन सा अस्त्र, मतलब कौन सी प्रकार की एंटीबॉडी काम में आएंगी। और जब फिर दूसरी बार जब भी रोगजनक आएगा तो ये क्या करेंगी, बताएंगी कि कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, तो फिर ये वही एंटीबॉडी बनाने लगेगा और उसको मार देगा आसानी से। एक बात और ध्यान रखना है कि जब संक्रमण खत्म हो जाएगा, रोगजनक का संक्रमण प्रभाव खत्म हो जाएगा हमारे शरीर में, तो ये बंद हो जाती हैं, ये खत्म हो गई। लेकिन ये बी कोशिकाएं वैसे के वैसे बनी रहेंगी कि फ्यूचर में कभी आए तो ये पहचान लें, और पहचान के जाके बताएं कि वो रोगजनक फिर शरीर में आ गया है, फिर से एंटीबॉडी बनाओ और फिर उसको मार डालो। ठीक है। और कोशिका माध्यित जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसको ह्यूमोरल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अक्सर इसका नाम हिंदी में भी ह्यूमोरल बोला जाता है, तो अगर ह्यूमोरल प्रतिरक्षा तंत्र बोलेगा तो यही है। कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा तंत्र क्या है, तो टी लिम्फोसाइट इसमें काम करता है। अब टी लिम्फोसाइट भी जैसे ही कोई रोगजनक आया तो ये अपना काम कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, तुरंत 4 भागों में विभेदित हो जाते हैं। एक घातक टी कोशिका बनती है जो रोगजनकों को मारने का काम करती है, ये जाकर रोगजनकों को मारेगी। सहायक टी कोशिका क्या करेगी, तो इसको भी सहायता देगी कि ये टी कोशिकाएं बना बनाकर उसको मारे, एंटीबॉडी बनाएं, और साथ ही में यहां भी चली आएंगी, इसके पास भी है, और आके बताएंगी कि जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ और मारो। तो इसको भी प्रेरित करेंगी, इसको भी प्रेरित करके ये क्या करती हैं, एंटीबॉडी का निर्माण कराती हैं। लेकिन जब रोगजनक मान लीजिए खत्म हो गया शरीर में, उसके बाद भी इनको तो आदेश मिल गया है कि एंटीबॉडी बनाओ और मारो, तो ये लगातार एंटीबॉडी बनाकर अगर मारेंगे तो हमारे शरीर की अच्छी कोशिकाएं भी मार दी जाएंगी। तो जब रोग का संक्रमण खत्म हो जाता है तो ये दाबक सप्रेसर टी कोशिका क्या बोलती है, जाके इसको भी बोलती है कि शांत हो जाओ, इसको भी बोलती है कि शांत हो जाओ, अब रोगजनक खत्म हो गया है, अब रोगजनकों का सफाया हो गया है, आप लोग शांत हो जाओ, अब एंटीबॉडी उत्पादन की जरूरत नहीं है। तो फिर ये आराम से क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, चलो ठीक है हमारा काम खत्म हो गया। तो ये दबाने का काम करती हैं, सप्रेसर का काम करती हैं। ठीक है। और स्मृति टी कोशिकाएं ये भी क्या करती हैं,
तो याद रखती हैं कि ये जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण करने वाला पैथोजन किस प्रकार का था, कि अगली बार फिर कभी आए वो, तो फिर ये जाकर बोले इसको कि वो आ गए। ठीक है, मतलब ये वो रोगजनक आ चुके हैं, इसको मारने की प्रक्रिया शुरू करो, और जाके ऐसे ही ये इसको जगा देती है, तो ये जगाने का काम करती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे टी कोशिका बी कोशिका के बारे में। अब आगे समझते हैं हम कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टीकाकरण का मतलब क्या है, कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को जगा देना, शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को डरा देना पहले, और डराने के बाद उनको जगा देना, जिससे कि वो उस रोग के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण करना शुरू कर दें। मतलब कोविड का वैक्सीन लगाते समय क्या किया जा रहा था, जो कोरोना वायरस है उसके कुछ भाग को, स्पाइक प्रोटीन को शरीर में डाल देते थे। उसको शरीर के, जब हम ये कोशिकाएं, जो प्रतिरक्षा तंत्र पूरा पढ़ा दिया मैं आपको, ये देखते थे तो पहचानते थे कि ये तो बाहर का कोई चीज है, तो उसको मारने के लिए स्पेशल प्रकार की एंटीबॉडी बना लेते थे, और फिर वो एंटीबॉडी क्या हो जाती थी, स्मृति कोशिकाएं दिमाग में रख लेती थी, और फिर एक्चुअल में अगर मान लीजिए किसी को कोरोना होगा, कोविड-19 होगा, तो फिर तुरंत जाग जाएंगी और उसी प्रकार की एंटीबॉडी बना के उसको मार देंगी। तो यही प्रक्रिया हम करते हैं, कैसे, टीकाकरण के माध्यम से। तो टीकाकरण क्या है समझिए। टीकाकरण वह विधि है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में किसी रोग को फैलने से रोकने के लिए निष्क्रिय किए गए, या तो जो पैथोजन डालेंगे उसको निष्क्रिय कर देंगे, मार के भेजेंगे शरीर में कि नुकसान न पहुंचाए, निष्क्रिय किए गए, या उसको कमजोर करके भेजेंगे। कमजोर कर दिए गए रोगाणु या उन रोगाणुओं के छोटे भाग को, तैयार किए गए विषाक्त उत्पादों को व्यक्ति के शरीर में सुई द्वारा या मुख द्वारा प्रवेशित कराया जाता है, ताकि ग्राही व्यक्ति में संबंधित रोग के रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाए। डराने वाला काम है ये। क्रिया विधि इसका क्या रहता है, तो रोगजनक का या तो एकदम दुर्बल रूप, कमजोर करके ले जाओ उसको शरीर में कि बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचाए, या तो उसको मार ही दो, किल करके ले जाओ, पूरी तरीके से मार के शरीर में ले जाओ कि कुछ कर ही नहीं पाए, बस शरीर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उसको पहचाने कि ये बाहरी कोई तत्व है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ले, इतना काम कर ले। या शरीर के उसके कुछ हिस्से, जैसे कोरोना का स्पाइक प्रोटीन वाला हिस्सा केवल ले जाया गया था, कुछ हिस्से ले जाएंगे, इनको देखकर शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र डर जाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगी, वो टी और बी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, और उसके बाद पुनः संक्रमण के दौरान पहचान और रक्षा करके उसको पहचानेंगी, उसी रोगजनक को, और हमारे शरीर की वो रक्षा कर देंगी। तो ये टीकाकरण का मुख्य काम है। टीकाकरण समझ गए आप तो क्वेश्चन तुरंत उठ जाता है। देखिए वैक्सीनेशन जो शुरू में मैंने चित्र लगाया था नोबेल प्राइज के वेबसाइट से, यही है कि देखिए ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के शरीर में सिरिंज से दिखा रहे हैं, ये सुई से या तो कमजोर किए गए कोरोना वायरस को ले लीजिए, या फिर रिकम्बिनेंट, अभी हम समझेंगे कि ये क्या होता है, पुनर्योगज रिकम्बिनेंट प्रोटीन को ले गए, या फिर वायरल वेक्टर के माध्यम से उसको शरीर में इंजेक्ट करा दिए। शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो क्या हो जाएगी, एंटीबॉडी बना लेगी, और ये एंटीबॉडी बनाएगी तो इससे हमारे शरीर में हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इस वायरस के खिलाफ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और अगली बार जब भी हमको संक्रमण होगा तो इससे हमारी रक्षा करेगा। अब बात करते हैं कि टीका या वैक्सीन क्या है। प्रश्न उठ ही जाता है कि टीकाकरण अगर ये चीज है तो टीका क्या है। देखिए अब बहुत आसानी से बात आपको समझ में आएगी। टीकाकरण क्या है, बीमारी की रोकथाम के लिए तैयार किया गया प्रतिजन ही टीका कहलाता है। प्रतिजन समझ गए हैं आप, कि किसी जीवाणु, रोगाणु या रोगजनक का वह भाग जो शरीर में रोग पैदा करने के लिए उत्तरदायी है, उसी को अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो टीका है। इसको शरीर में कृत्रिम रूप से प्रवेश कराया जाता है। एक तो पैथोजन डायरेक्टली हमारे शरीर में चला जाए, और इसको हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से जानबूझकर शरीर में प्रवेश कराते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के लिए। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है पीछे डिटेल में समझाया, अगर प्रॉब्लम हो तो जाके आप फिर देख लीजिए उतना बैक करके। सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करने के उद्देश्य से शरीर में सन्निविष्ट, मतलब अंतःक्षेपित, शरीर में डालने के लिए बोलते हैं सन्निविष्ट कराए जाने वाले किसी जैविक पदार्थ को टीका या वैक्सीन कहते हैं।
वैक्सीन शब्द वैक्सीनिया से लिया गया है और वो एक अलग कहानी है जो एडवर्ड जेनर ने अपना योगदान दिया था, बाद में लुइस पास्चर ने दिया था वैक्सीन के निर्माण में। तो वो एक अलग प्रक्रिया है, कभी वैक्सीन पर विशेष लेक्चर बनेगा तो उसको देखेंगे। अब देखिए कि टीकों का वर्गीकरण क्या है, क्योंकि इन्होंने एमआरएनए वैक्सीन बनाया है ना, तो एमआरएनए वैक्सीन से पहले भी कुछ वैक्सीन है। तो वैक्सीन के प्रकार क्या होते हैं, जो ब्रॉड कैटेगरी है, पहली बात की इसकी कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है जो सर्वमान्य हर जगह रहे। मैंने यहाँ पर कुछ अपने एग्जाम के, अपने परीक्षा के अनुरूप कुछ कैटेगरी यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक है संपूर्ण जीव टीके, मतलब टोटल पैथोजन, पैथोजन समझ गए हैं, पूरा जीव जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पूरे शरीर, उस पूरे पैथोजन को ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संपूर्ण जीव टीके। और संपूर्ण जीव टीके दो प्रकार से, या तो उसको कमजोर करके ले जाओ, या तो उसको इतना मार दो अधमरा हो जाए कि वो शरीर में डाल भी दें तो शरीर में डालने के बाद वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, हमको नुकसान नहीं पहुंचाए, बस इतना ही हो कि हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र डर जाए और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे। तो उसको अगर हम कमजोर करके ले जा रहे हैं तो उसको एटेन्युएटेड वैक्सीन या दुर्बलीकृत टीके बोलते हैं। और हमको डर है क्योंकि ऐसे बहुत से वैक्सीन हैं जो दुर्बलीकृत करके ले गए, उसके बाद भी अंदर जाके कुछ ना कुछ कर दिया वो। जैसे पोलियो के वैक्सीन में कई बार ऐसा हुआ कि स्वस्थ बच्चों को लगाया गया कि पोलियो नहीं होगा, लेकिन वो टीका अंदर गया तो उसके रोगजनक क्या कर गया, म्यूटेट कर गया, उत्परिवर्तित कर गया, अपना एक्शन दिखा दिया और उस स्वस्थ बच्चे में भी पोलियो के लक्षण आ गए। सेबिन पोलियो का टीका था, उसमें ऐसा होता था, हम देखेंगे आगे। फिर बाद में इसलिए साल्क बनाया गया, या साल्क बनाया गया था एक जो कम मार के बनाया गया था। तो पॉसिबल है कि दुर्बलीकृत टीके से, इसको बोलते हैं क्या, वैक्सीन डेराइव्ड रोग, वैक्सीन के कारण ही उत्पन्न हुए रोग। तो इसलिए दुर्बलीकृत टीके में एक समस्या है कि कई बार अगर अंदर जाके वो रोगजनक, वो एंटीजन अगर कुछ अपना, यहाँ पैथोजन बोलेंगे क्योंकि संपूर्ण जीव टीके हैं, वो रोगजनक अगर जाके शरीर में अपना एक्शन दिखा दिया तब क्या करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या किया गया कि निष्क्रिय टीके बनाए गए, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बनाई गई जिसमें उसको पूरी तरीके से मार दी। अब मारने के लिए डंडे का प्रयोग नहीं करते हैं, छोटे छोटे जो विषाणु जीवाणु हैं उनको फॉर्मेलिन, ऐसे बहुत से रसायन हैं, उन रसायनों में डुबो दो, वो मर ही जाते हैं पूरी तरीके से। तो उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय करके अगर हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है, निष्क्रिय टीके हैं। अब कुछ जैसे मान लीजिए दुर्बलीकृत टीके हैं, तो जीवाणु के लिए, बैक्टीरिया के लिए कौन कौन सी बनी है, तो टाइफाइड की बनी है, टीबी की बनी है। वायरस के लिए किसकी बनी है, मीजल्स की बनी है, गलसुआ की बनी है, गाल में आप देखेंगे सूजन ऐसा हो जाता है, मम्स बोलते हैं, गलसुआ, पोलियो का सेबिन दुर्बलीकृत था इसलिए कई बार ये पोलियो पैदा कर देता था, चिकन पॉक्स, येलो फीवर इनका बना हुआ है। निष्क्रिय टीके कौन कौन से बने हैं, तो जीवाणुओं के लिए, बैक्टीरिया के लिए प्लेग का, कुकुर खांसी, हेपेटाइटिस, एंथ्रेक्स इनके बने हैं, और वायरस के लिए इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, हेपेटाइटिस ए इनके लिए बना हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि निष्क्रिय मतलब पूरा मार कर शरीर में ले जाओ, या दुर्बलीकृत मतलब कमजोर करके ले जाओ, ये ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों ये अच्छे इस मामले में होते हैं कि हमको बहुत ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पैदा कर देते हैं। और नुकसान क्यों होते हैं इसका, क्योंकि वो जाके कई बार हमारे शरीर में रोग नहीं है लेकिन वो रोग पैदा कर देते हैं। निष्क्रिय वाले में क्या है, तो ये इस मामले में अच्छे होते हैं कि अंदर जाके कोई रोग तो पैदा नहीं करेंगे पक्का है, लेकिन ये उतना अच्छा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत नहीं बना पाते हैं, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को उतना अच्छे से नहीं जगा पाते हैं। इसलिए इसमें कई बार बूस्टर डोज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, बार बार इसमें डोज हमको कई डोज लेने पड़ते हैं, इसमें कम डोज से ही काम चल जाता है, ये ध्यान रखना है। शोधित बृहत अणु टीके, बाद में लोगों को समझ में आया कि पूरा पूरा पैथोजन क्यों लें, जब पैथोजन का एक छोटा हिस्सा ही हमारे लिए ज्यादा नुकसानदेह है तो क्यों ना उस छोटे हिस्से को ही हम खत्म करें, उस छोटे हिस्से को ही शरीर में भेजें, पूरे को क्यों शरीर में भेजें। और इसलिए क्या किया गया, शोधित बृहद अणु टीके बनाए गए, प्यूरिफाइड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब उसी रोगजनक का एक छोटा सा भाग लेंगे और उसको शरीर में प्रवेशित कराएंगे, पूरे रोगजनक को शरीर में प्रवेशित नहीं कराएंगे। कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड, कई जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की एक परत बनाकर उसी में बैठे रहते हैं, ढके रहते हैं, तो उसके ऊपर वाले हिस्से को ही पकड़ के
कुछ विधियों के द्वारा हमारे शरीर में अंदर प्रवेशित करा दिया जाता है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है। ऐसे ही कुछ जो पैथोजन हैं, उन पैथोजनों में कुछ जहर होता है, टॉक्साइड, जिसके कारण जहर बन रहा है। जैसे मान लीजिए सांप है, सांप में कोई जहर है, तो उस जहर के खिलाफ ही केवल एंटीबॉडी बनाओ ना, पूरे जीवाणु को क्यों भेजना है उसमें। तो वैसे ही केवल जो जहर बन रहा है उस जहर को ही शरीर में निष्क्रिय करके या उसको थोड़ा सा कमजोर करके उस जहर को शरीर में डाल दो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। फिर कभी अगर वो काट रहा है तो वो जहर ही तो शरीर में जाएगा, उस जहर के खिलाफ क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी आके उसको मार देंगी और व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। पृष्ठ प्रतिजन जो कोविड में किया गया है कि कोविड का कोई सतह का ही हिस्सा ले लिया गया, पृष्ठ प्रतिजन केवल ये वाला हिस्सा किस आरएनए के खंड से बन रहा है, वो आरएनए का खंड ले जाकर हमारे शरीर में डाल दिया गया। तो इस तरीके से हम कुछ उसके छोटे भाग भी ले जाकर शरीर में डाल सकते हैं। इनका फायदा क्या रहेगा कि पूरा पैथोजन जब शरीर में नहीं गया है तो इसका मतलब यह है कि रोग होने के चांसेस बहुत कम है। वैक्सीन के कारण रोग हो जाए इसके चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रकार की और वैक्सीन के बारे में समझते हैं। तो एक है सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। कई जगहों पर अगर आप जाके देखेंगे रिकॉम्बिनेंट को पुनर्योगज भी बोलता है, तो कई बार आप ये भी लिख सकते हैं पुनर्योगज। मैं अगर इसको गलत शायद लिख रहा हूं, पुनर्योगज ऐसे आएगा, पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट तकनीक है एक, तो पुनर्योगज वैक्सीन भी बोलते हैं। कई बार कंजुगेट वैक्सीन जो होती है इसको भी लोग इसी में डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पर यूपीएससी के दृष्टिकोण से पढ़ना है, मेडिकल के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है। तो समझ लेते हैं कि सब यूनिट या रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन क्या है। नाम से ही क्लियर है कि सब यूनिट, कुछ हिस्सा लिया जाएगा, पूरा जीव नहीं लिया जाएगा, मतलब इस वाले में आएंगे, वो इस कैटेगरी में आएंगे। देखते हैं क्या होता है ये। तो इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिरक्षा उत्पन्न करवाने के लिए लक्षित रोगाणु के केवल कुछ भागों, जैसे अभी कोरोना में भी लिया गया था, तो कुछ भागों उसके प्रोटीन शर्करा या उसके कैप्सिड, वही जो बताया कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर खोल जो है कैप्सिड इत्यादि को, जो स्वयं प्रतिजन के रूप में कार्य करते हैं। आपको समझ में आ रहा है, स्वयं प्रतिजन मतलब उस रोगजनक का कोई छोटा हिस्सा जो रियल में वही क्या है, प्रतिजन है, वही एंटीजन का काम कर रहे हैं, का कार्य करते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। अनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से इसका प्रयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। उस बायोटेक्नोलॉजी में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया होगा, पढ़े भी होंगे आप। अदरवाइज किसी अन्य लेक्चर में अगर उसकी जरूरत पड़ी तो हम लोग देखेंगे। अभी थोड़ी बहुत आगे अगर समझाने की जरूरत पड़ी तो वहां बताऊंगा, आपको समझ में आ भी जाएगा। उदाहरण इसके कुछ वैक्सीन का नाम ले लीजिए। तो हीमोफिलियम इन्फ्लुएंजा है जिस टाइप बी, तथा यूएसए में प्रयुक्त होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका इस कैटेगरी में आते हैं। कंजुगेट वैक्सीन भी लगभग ऐसा ही है। यह रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन के समान ही होती है। इसमें रोगजनक के आवरणों के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। रोगजनक का जो ऊपरी आवरण है उसके टुकड़े का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अत्यंत शक्तिशाली प्रतिक्रिया उत्पन्न के लिए किया जा सकता है। उदाहरण बच्चों के लिए न्यूमोकोकल जीवाणुविक संक्रमण हेतु टीका इस टाइप का बनाया जाता है। तो इसमें आपको इतनी बातें दिमाग में रखनी है। अब आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि और कुछ वैक्सीन के प्रकार हो सकते हैं क्या। तो एक है टॉक्साइड वैक्सीन। टॉक्साइड मतलब होता है जहर। हमको वैसे ही लिखना पड़ेगा, आविसाभ लिखेंगे समझ में नहीं आएगा। जो पीछे मैंने लिख दिया है पहले देख लीजिए, आविसाभ, यहां मैंने आविसाभ लिखा है। आविसाभ, निष्कृत आविसाभ, निष्कृत समझी गए हैं आप कि उसके जहर को एकदम कम करके डाला जाए शरीर में कि दिक्कत ज्यादा ना हो। तो अब क्या है ये समझिए कि टॉक्साइड मतलब रोगजनक द्वारा निर्मित हानिकारक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए टेटनस का जो भी जीवाणु है वो शरीर में कुछ जहर पैदा करता है, तो क्यों ना उसके केवल जहर का कुछ हिस्सा लें, उसको दुर्बलीकृत कर दें, उसको कमजोर कर दें और फिर उसको किसी माध्यम से शरीर में प्रवेशित करा दें, तो उससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र डर जाएगा और डर के क्या कर देगा, उसके खिलाफ एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी बना लेगा कि जब एक्चुअल में ऐसा कभी होगा तो वही एंटीबॉडी बन के आके क्या करेंगी, उसको मार देंगी। तो ये उस प्रकार की बातें हैं। इसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता बार बार होती है, इसलिए आप देखेंगे टेटनस वगैरह का टीका जो हम लोग लगवाते हैं
वो 6 महीने में एक बार अक्सर लगवाते हैं। कई बार सांप वगैरह में भी ये काम आता है कि सांप अगर कट भी कर दिया है तो निष्क्रिय, अभी बताया था एंटीबॉडी, कि पहले से रखे रहते हैं लोग, वो डाल देते हैं उसमें हमारे शरीर में, तो सांप के खिलाफ वही एंटीबॉडी जाके सांप के जहर को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। एंटीसीरा वगैरह भी इसको बोलते हैं, लेकिन अब वो उतना यहां पर समझने वाला मुद्दा हमारे लिए नहीं है, यूपीएससी के लिए। उदाहरण टिटनेस है, डिप्थीरिया है, इसके टीके इसमें आते हैं। अब आती है असली कहानी, आरएनए वैक्सीन। आरएनए वैक्सीन, या इसी को हम एमआरएनए बोल दें, संदेशवाहक आरएनए वैक्सीन, तो ज्यादा अच्छा होगा। एमआरएनए वैक्सीन क्या है? तो एमआरएनए वैक्सीन को फिर एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहां समझाऊंगा कि देखिए, ये है एमआरएनए। इस पर 4 चीजें मैं आपको पहले इसलिए इतना जोर देकर समझाया था, क्या क्या रह सकते हैं? तो ए, यू, उसके बाद सी, जी, जी, सी, यू, ए, ऐसे कोडिंग बनी हुई है। तो ये विशेष इस कोड के कारण, वायरस जैसे, वायरस में अधिकतम क्या होता है, जो उनमें डीएनए होता नहीं है, बहुत कम ऐसे होंगे जिनमें डीएनए हो। अदरवाइज आपको ब्रॉडली समझना है कि उनका अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए। और इस आरएनए के खंड, एक विशेष खंड के कारण उनमें अलग अलग गुण आते हैं, उनमें अलग अलग गुण आते हैं। स्पाइक प्रोटीन बना है किसी एक खंड के कारण, वो खंड काट के निकाल दो तो उसमें क्या स्पाइक प्रोटीन बनेगा ही नहीं। लेकिन हम थोड़ी नहीं सारे कोरोना वायरस के आरएनए को कट कट करके उनका स्पाइक प्रोटीन हटा देंगे, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इतना हिस्सा ले लेंगे जिससे स्पाइक प्रोटीन बन रहा है, इसको निकालेंगे, और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तो इसको हमारे कोशिकाओं में कहीं से पहुंचा देंगे। जब हमारे कोशिकाओं में इसको पहुंचाएंगे तो हमारी कोशिकाएं इसको पढ़ेंगी, क्योंकि ये तो कोड है, हमारे शरीर में भी आरएनए है, तो उस कोड को पढ़ेंगी और प्रोटीन का निर्माण करेंगी। जब प्रोटीन का निर्माण करेंगी तो उस समय हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र पहचानेगा कि ये कैसा प्रोटीन तो हमारे शरीर में होता ही नहीं है, कहां से आ रहा है। तुरंत उसको हमारी बी कोशिकाएं, टी कोशिकाएं क्या करेंगी, अगर पहले से एंटीबॉडी बनी है तो ठीक है, नहीं बनी है तो मारने का प्रयास करेंगी। पूरा मार के अंत में जब टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं अपने स्मृति में इसको रख लेंगी, और फ्यूचर में जब फिर यही कोविड आएगा हमारे शरीर में, कोरोना आएगा, तो इसको पहचान लेंगी, अच्छा ये तो पहले भी आया था, उसके खिलाफ जो विशेष एंटीबॉडी होती है वो बनाओ, और उस एंटीबॉडी को लाके इससे क्या कर देंगी, मार देंगी। तो ये आरएनए वैक्सीन है कि आरएनए को ही शरीर में प्रवेशित करा दो। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है कि यही आरएनए का जो नाइट्रोजन क्षार था ना, ये नाइट्रोजन क्षार में कुछ ऐसी दिक्कत थी, क्योंकि आरएनए अलग अलग आकार के, अलग अलग स्थायित्व के होते हैं, तो हमारे शरीर में जो आरएनए बनते हैं प्रोटीन बनाने की वो अलग प्रक्रिया थी, और ये जो बाहर बना रहे थे पात्रे निषेचन करके इन विट्रो में, उससे क्या हो रहा था, प्रोटीन कम बन रहा था। शुरू में दिखा चुका हूं, प्रोटीन कम बन रहा था और सूजन ज्यादा और बाकी तकलीफें ज्यादा हो रही थी। इन्होंने कुछ क्षार में ऐसा संशोधन कर दिया कि प्रोटीन ज्यादा बनने लगा, और क्या हो गया, जो इन्फ्लेशन होता है, मतलब जो प्रदाह और सूजन या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कारक थे वो कम हो गए थे। तो एमआरएनए टीके इस तरीके से बनते हैं। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। सॉरी, सामान्य टीकों के विपरीत आरएनए टीके संदेशवाहक एमआरएनए टीकों को समाविष्ट करके, एमआरएनए को समाविष्ट करके बनाए जाते हैं, जिससे एक रोग विशिष्ट प्रतिजन के लिए कोडित किया जाता है। रोग विशिष्ट प्रतिजन मतलब कोरोना के भी केवल किस लिए, स्पाइक प्रोटीन के लिए कोडित करके निकाल लिया गया। पारंपरिक टीकों की तुलना में इनका तीव्रता से उत्पादन किया जा सकता है। पूरे जीव की जरूरत है नहीं, आजकल जीनोम सीक्वेंसिंग और सुपर कंप्यूटर इतने हो गए हैं कि तुरंत हम कोविड-19 के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस का पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग कर लेंगे, समझ लेंगे कि इसमें से कितने हिस्से के कारण स्पाइक प्रोटीन बन रहा है, उतने हिस्से को काट लेंगे, और उसको फिर जिस तरीके से इन्होंने बनाया है सिस्टम पूरा करके और हमारे शरीर में प्रवेशित कराया जा सकता है। तो तीव्र हो जाएगा, तेजी से होगा और सस्ता भी होगा, तो अपेक्षाकृत सस्ते और सुरक्षित रहेंगे। संक्रामक रोगों और कैंसर के लिए अधिक अनुसंधान इस पर अब चल भी रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आने वाले समय में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया में। उदाहरण के लिए फाइजर और मॉडर्ना का कोरोना वैक्सीन, फाइजर और मॉडर्ना का जो कोरोना वैक्सीन यूएसए में लग रहा था वो एमआरएनए पर ही आधारित था, लेकिन हमारे देश में जो लग रहा था, यहां एक बात और समझ लेनी है आपको कि जो हमारे देश में लग रहा था
हमारे देश में कोरोना के लिए जो वैक्सीन लग रही थी वो वैक्सीन कौन कौन सी थी? तो एक शुरू में लग रही थी कोविशील्ड, शुरू में लग रही थी कोविशील्ड। ये कोविशील्ड जो थी ये एमआरएनए वैक्सीन नहीं थी, ध्यान रखिएगा। ये क्या थी? ये वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, समझाऊंगा अभी मैं आगे। वायरल वेक्टर वैक्सीन थी एक। और वेक्टर वैक्सीन मतलब क्या कि इसमें क्या किया गया था कि स्पाइक प्रोटीन का जो प्रोटीन था या जो डीएनए था, जो भी चीजें थी, आरएनए, उसको ले जाकर कहां डाला गया था? एक दूसरा कोई हानिकारक जीव लिया गया था और उसके आरएनए में या उसके अनुवांशिक पदार्थ में इसको डाल दिया गया था इसे, और डालने के बाद उससे बनाया गया था। तो कोविशील्ड जो थी वो एमआरएनए वैक्सीन नहीं थी, कोविड वैक्सीन वेक्टर वैक्सीन थी। उसको ले जाने के लिए डायरेक्ट एमआरएनए नहीं डाल रहे थे, बल्कि वो किसी वेक्टर के माध्यम से। और वो वेक्टर क्या था? चिंपैंजी से लिया हुआ, चिंपैंजी के शरीर से लिया हुआ एडिनो वायरस। एडिनो वायरस क्या है? जो सर्दी जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। चिंपैंजी से लिया हुआ एडिनो वायरस। एक और वैक्सीन आई थी स्पुतनिक, स्पुतनिक 5 रूस की। ये भी क्या थी? एक वायरल वेक्टर वैक्सीन थी। इसमें भी यही प्रक्रिया लगाया गया था, बस अंतर इतना था कि इसमें मानव के शरीर से संबंधित जो एडिनो वायरस हैं, जो मानव को सर्दी जुकाम देते हैं, ये तो चिंपैंजी को देते हैं एडिनो वायरस। एडिनो वायरस की बहुत सी प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में से मानव वाली प्रजाति को लिया था किसने? स्पुतनिक वाले ने। ये भी एडिनो वायरस पर आधारित थी और वेक्टर आधारित थी। मतलब ले जाने के लिए एक दूसरा कोई ऐसा जो नुकसान नहीं करता हो, रोगजनक, उसके शरीर में कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन वाले भाग को प्रवेशित करा के फिर दिया गया था। ले जाने के लिए एक वाहक की जरूरत थी, लेकिन एमआरएनए में कोई वाहक की जरूरत नहीं थी, उसमें डायरेक्ट एमआरएनए को ही शरीर में प्रवेशित कराया जा रहा था। यह अंतर था, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हमारे शरीर में। हालांकि हमारे देश में अभी एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया है, वो क्या, लास्ट में हम उस बात को समझेंगे। अभी थोड़ा आगे चलते हैं, पूरी बात क्लियर कट आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं इतना समय इस पे लगा रहा हूं। तो एमआरएनए वैक्सीन क्या है आप यहां समझ गए। यहां मैंने आपको बता दिया कि एमआरएनए वैक्सीन क्या है। थोड़ा बात और आगे करूंगा मैं इसके संभावित अनुप्रयोग पर। अब हम आगे आ जाते हैं और एक बार वायरल वेक्टर को फिर समझ लेते हैं कि वायरल वेक्टर मतलब जो स्पुतनिक वाली वैक्सीन थी और जो कोविशील्ड थी वो क्या थी। अब एक और बात आ रहा है कि जो हमारे देश में कोवैक्सीन बनाई गई थी वो क्या है, तो वो समझ लो कोवैक्सीन क्या है। थोड़ा पीछे आके यहाँ कोवैक्सीन को भी मैं बता देता हूं कि कोवैक्सीन जो भारत में बनी थी, भारत की स्वदेशी वैक्सीन थी, क्योंकि कोविशील्ड तो क्या थी, एस्ट्राजेनिका ब्रिटेन की थी, लेकिन ये भारत की स्वदेशी थी। इस कोवैक्सीन में क्या हुआ था, निष्क्रिय लिया गया था, ये निष्क्रिय थी। मतलब जो कोरोना वायरस है उसको निष्क्रिय करके, उसको मार के पीट के एकदम पूरी तरीके से निष्क्रिय करके शरीर में डाला जा रहा था। तो वो वायरल वेक्टर भी नहीं थी, वो निष्क्रिय करके थी। तो ध्यान रखिए, कोवैक्सीन निष्क्रिय थी और ये कोविशील्ड वेक्टर वाली थी, स्पुतनिक भी वेक्टर वाली थी, मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन थी वो एमआरएनए वैक्सीन थी। ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या है। एक बार और थोड़ा समझ लीजिए कि ये है हमारा कोरोना वायरस। इसका स्पाइक प्रोटीन जाके हमारे फेफड़े को परेशान कर रहा था, फेफड़े में फिट होके हमें सांस लेने में तकलीफ दे रहा था। तो ये इतना जो आरएनए का भाग है, इसी के कारण ये स्पाइक प्रोटीन बन रहा है। तो इतना भाग निकाल लिया गया और इतना भाग निकाल लिया, देखिए यहां से इतना भाग हटा लिया गया और इसको ले जाके किसी दूसरे वेक्टर में, कोई दूसरा वेक्टर जीव है जो भी, उस हार्मलेस वायरस कोई है, कोई ऐसा वायरस जो बहुत ज्यादा हमको मतलब हानिकारक हमारे शरीर के लिए नहीं है, उसके शरीर में ले जाके काट के इतना काट दिया और देखिए यहां पे जोड़ दिया, ये कोरोना वाला स्पाइक प्रोटीन वाला आरएनए यहां जोड़ दिया और फिर ये वाहक का काम करेगा, इसको हमारे शरीर में क्या कर दिया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा। तो ले जाने के लिए इसमें वाहक चाहिए, एमआरएनए में ले जाने के लिए वाहक नहीं चाहिए, सीधे एमआरएनए को हम शरीर में ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अंत में एमआरएनए वैक्सीन के संभावित अनुप्रयोग।
अब इस लेक्चर के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जिसमें एमआरएनए वैक्सीन के संभावित अनुप्रयोग को कुछ देखेंगे और ये देखेंगे कि भारत में इससे क्या फायदा हो सकता है। और अगर जो 2022 में 2 क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार हल करके भी देख लेंगे कि इस पूरे अध्ययन के बाद वो प्रश्न आसानी से हमसे हल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो एमआरएनए वैक्सीन के संभावित अनुप्रयोग क्या हैं? कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग, इस पर अनुसंधान चल रहा है। कैंसर में जो कोशिकाएं हैं उनको मारने के लिए किस प्रकार एंटीबॉडी का निर्माण किया जाए एमआरएनए वैक्सीन के माध्यम से। कई दुर्लभ रोग ऐसे हैं जिनका वैक्सीन का निर्माण जो विकसित देश हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा पाई नहीं जाती इस प्रकार के रोग। जैसे आप देखेंगे कई बार फील पाँव जो है, और भी कई ऐसे रोग हैं जो केवल गरीब देशों में होते हैं, उन पर वैक्सीन बनाई नहीं जाती है, क्योंकि वैक्सीन बनाने में बहुत खर्चा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। लेकिन एमआरएनए वैक्सीन तीव्र है, आसान है, इसलिए थैलीसीमिया, हीमोफीलिया, ऐसे तमाम प्रकार के रोग जो हैं उनके लिए भी वैक्सीन बनाने का प्रयास किया जा सकता है और शायद आसानी से संभव हो जाए। वो लक्षित कोशिकाओं हेतु जीन स्थानांतरण में कोई टारगेटेड कोशिका है, वहां पर जीन स्थानांतरण करना है तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब पशुओं के लिए वैक्सीन बहुत कम बनाई जाती है। आप देखेंगे भारत में मवेशियों में लंपी वायरस का रोग होता है, देखे होंगे आप, न्यूज में अक्सर आता है। तो उसके खिलाफ अब वैक्सीन बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि एमआरएनए वैक्सीन तीव्र है, आसानी से बन जाती है। जीनोम सीक्वेंसिंग सुपर कंप्यूटर आज बहुत हैं, तो आसानी से ये चीजें हो सकती हैं। अगली बात क्या, स्वयं प्रवर्धन युक्त एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण हेतु ऐसा वैक्सीन बनाई जा सकती है जो एमआरएनए खुद को एम्पलीफाई करे, प्रवर्धित करे, जिससे कम डोज लगेगा, कम डोज में ही काम बन जाएगा। उसके बाद यही लिखा है कम डोज की आवश्यकता, कई रोगों हेतु एक ही वैक्सीन बन जाए। एक आदर्श वैक्सीन का गुण होता है कि एक ही वैक्सीन से कई रोगों से बचाव हो जाए शरीर में। तो वो भी इससे हो सकता है कि 3-4 चीजों, कोरोना, पोलियो और किसी सबका जीन डीएनए, जो जीन है डीएनए या आरएनए का, वो कोड ला के जोड़ के एक ही में बना लिया जाए और एक ही बार प्रदर्शित करा दिया जाए, तो उन सबके खिलाफ एक ही बार एंटीबॉडी बन जाएगी और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। तो ये आदर्श वैक्सीन के गुण को लेकर आ जाएगी कि एक ही वैक्सीन से कई रोगों का उपचार किया, मतलब कई रोगों के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को जागृत किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष हेतु दवाइयां बनाने में काम आ जाएगी और नए संभावित टीकों के विकास के लिए नए और भी कोई, जैसे कोरोना वायरस जैसा कोई और वायरस आ गया और उससे हमारे शरीर में रोग पैदा हुआ, तो उसके लिए भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, बहुत तेजी से कंप्लीट कर लेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यहां ध्यान रखिएगा कि जो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन मतलब वायरस क्या करते हैं, म्यूटेट करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। जैसे कोरोना वायरस आप देख रहे थे कि ओमिक्रॉन बन जा रहा था, कभी कुछ बन जा रहा था, अलग अलग वेरिएंट आ रहा था। तो एमआरएनए वैक्सीन से तुरंत समझ में, एमआरएनए तकनीक से तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके एमआरएनए में क्या परिवर्तन हुआ है और उतना सा परिवर्तन करके वैक्सीन को फिर से दक्ष बनाया जा सकता है। तो ये एमआरएनए वैक्सीन का एक और फायदा है। तो इस तरीके से एमआरएनए वैक्सीन के क्या संभावित अनुप्रयोग हो सकते हैं फ्यूचर में, ये हमने देख लिया। अब भारत के लिए क्या इससे फायदा होगा, तो भारत में एमआरएनए वैक्सीन का निर्माण हो गया है और आगे और भी इसको दक्ष बनाया जाएगा। ऐसा हो जाता है तो भारत क्या है, मेडिकल टूरिज्म भारत में खूब चलता है, मेडिकल टूरिज्म ही बोलेंगे, मेडिकल टूरिज्म भारत में चलता है। गरीब देशों से लोग आते हैं, भारत में दवाई करा के जाते हैं, तो ऐसी चीजें और बढ़ेंगी। भारत का जो फार्मा सेक्टर है, भेषज क्षेत्र बोलते हैं, आपको समझ में ना आए तो भारत का जो फार्मा सेक्टर है, दवा क्षेत्र है, वो और आगे बढ़ेगा। हमारी अर्थव्यवस्था इससे क्या होगी, और मजबूत होगी। तो इस प्रकार, और उसके अलावा भारत क्या कर सकता है, जो दुर्लभ प्रकार के रोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन का निर्माण कर सकता है। और ऐसा करके वो जो गरीब देश हैं, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो विकासशील देश हैं, उनके लिए एक नेतृत्व का कार्य कर सकता है। तो ये भी काम हो सकता है। भारत में जो एक वैक्सीन ऐसा बनी है उसका नाम जेम कोवैक है, जेम यही नाम रखा गया है, जेम कोवैक
OM ओमिक्रॉन के लिए बनी थी। तो ऐसे बहुत से अनुसंधान चल रहे हैं भारत में, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, प्लस भारत के जो सॉफ्ट पावर है आप पढ़ते हैं उसको भी मजबूत करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग आज के लेक्चर के अंतिम पड़ाव पर। 2022 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो आता हूं मैं एक बार 2022 के प्रारंभिक परीक्षा वाले प्रश्न पर, और देखते हैं कि वो प्रश्न हमारे इस पढ़ाई से हल हो पा रहा है या फिर नहीं हल हो पा रहा है। जो बहुत आसान लगेगा, अगर आप इतना समझ गए हैं तो आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरम संस्थान ने mRNA प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। गलत, कोविशील्ड भारत का था ही नहीं, ये तो केवल बना रही थी सीरम संस्थान, और ये वेक्टर वाली वैक्सीन थी, पहले बता दिया। तो mRNA नहीं थी, गलत। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय रोगजनक आधारित वैक्सीन है, बताया कि कोवैक्सीन जो थी वो निष्क्रिय थी, पूरी तरीके से कोरोना वायरस को मारकर ही शरीर में डाला जा रहा था, तो ये सही है। और स्पुतनिक वी वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके बनाई गई है, ये भी सही है। कैसे, समझा चुका हूं। तो इसका मतलब कि 2 सही थे, और कौन से सही हैं बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 सही हैं, ये सही आंसर हो जाएगा। टी और बी सेल के बारे में बोल रहा है कि क्या भूमिका होती है मानव शरीर में इसका, और सर्वोत्तम वर्णन, इस पे ध्यान रखना है आपको कि कई चीजें सही लग सकती हैं, लेकिन ये बोला कि सर्वोत्तम वर्णन करता है, सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वे शरीर को पर्यावरणीय प्रदूषकों से संरक्षित करती हैं। और आगे बढ़ते हैं, पहले वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं, और आगे बढ़िए। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं, और आगे बढ़िए। वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं, ये सबसे अच्छा व्याख्या है, और इसलिए ये इसका आंसर होना चाहिए। तो इसलिए जब कोई प्रश्न पढ़ें आप, तो उसके सारे कथनों को पढ़ें, क्योंकि वो सर्वोत्तम वर्णन की बात कर रहा था। तो दोस्तों इस प्रकार हमने चिकित्सा से संबंधित वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार को भी खत्म कर लिया। अब अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार और साहित्य और शांति पर आधारित नोबेल पुरस्कार के बारे में हमें बात करनी है, जो आने वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।